हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल कंप्यूटर लर्न। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल के बारे में, जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस टूल है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डेटाबेस क्या होता है, बिकॉज माई एसक्यूएल एक्चुअल में एक डेटाबेस टूल है। अब ये जो डेटाबेसेस हैं, इनकी शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी कंप्यूटर साइंस में, जब से हम लोगों ने अपने कंप्यूटर्स में फाइल्स को क्रिएट करना स्टार्ट करा था। जब हम लोगों ने कंप्यूटर्स में फाइल्स को क्रिएट करना स्टार्ट करा था, उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नीड हमारे सामने आई थी कि हम लोग अपने इस डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कैसे रखें। और यहीं से स्टार्टिंग हो गई थी डेटाबेसेस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनता है कि डेटाबेस आखिरकार होते क्या है। तो आपको अभी पहली लाइन में दिखा हुआ मिल रहा होगा, डेटाबेस जनरली एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होते हैं आपके डेटा का। इसमें जो डेटा होता है वो प्रॉपरली स्टोर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव्स में या फिर कंप्यूटर की मेमोरी में। एंड इस डेटा को आप इन डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप इसमें फर्दर अपडेट्स भी कर सकते हैं। जरा इस छोटे से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एक डीबीएमएस टूल कैसे काम करता है। एक डीबीएमएस टूल जो है वो जनरली एक इंटरेक्शन मीडियम है हमारी एप्लीकेशंस और हमारे स्टोरेज के बीच में। जब भी कोई भी यूजर, कोई भी डीबीएमएस टूल या फिर कोई भी एप्लीकेशन डेटा के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है, बीट रीडिंग डेटा, मॉडिफाइंग डेटा और डिलीटिंग डेटा, ऐसा कोई भी ऑपरेशन जब भी कोई यूजर कर रहा है या कोई अदर एप्लीकेशन डेटा के साथ में कर रही है, उस सिनारियो में जो हमारा डीबीएमएस होता है या फिर जो हमारे डेटाबेस एप्लीकेशंस होते हैं, वो उन ऑपरेशंस को हमारे स्टोरेज में परमानेंटली या टेम्परेरीली स्टोर करने का काम करते हैं। और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे लिए हमारे डेटाबेसेस एंड हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक इंटरमीडिएटर की तरीके काम करता है। अब अगर हम लोग आगे थोड़ा सा चलें और डिस्कशन करें टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस के बारे में, तो यहां पर आपको जो टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, ये 5 कैटेगरीज, ये मोस्टली यूज्ड कैटेगरीज में से एक है। जनरली हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस को, क्योंकि इनके साथ काम करना काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और काफी ज्यादा इजी होता है। और ये डेटाबेसेस मैक्सिमम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके नाम आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग फोकस कर रहे हैं क्लाउड डेटाबेसेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेसेस आपके काम को और ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा प्राइम फोकस रहेगा वो रहेगा रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर। तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। यहाँ पे अब हम लोग समझने वाले हैं कि डेटाबेस को यूज करने के फायदे क्या क्या है। तो डेटाबेस को यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सो दैट वी कैन रिड्यूस द रिपीटेशन और रिडंडेंसी ऑफ डेटा। डेटाबेस को यूज करने से आप डेटा के रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। जरा इस बात को हम लोग समझते हैं कि हम लोग डेटाबेस के थ्रू रिडंडेंसी को कैसे अवॉइड करते हैं। मान लीजिए ये आप हैं और ये आपके 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और आपको अपने इन 5 फ्रेंड्स के साथ में कोई कॉमन डेटा शेयर करना है। तो आप क्या करेंगे, आप हर किसी के साथ अगर उस डेटा को शेयर करेंगे, अगर आप हर किसी के साथ इस डेटा को शेयर करेंगे तो आपको ये ऑपरेशन टोटल 4 बार करना पड़ेगा। एंड इस केस में आपका डेटा टोटल 4 बार रिपीट होगा। बट अगर आप यहीं पर एक डेटाबेस टूल का यूज करके अपने डेटा को डेटाबेस टूल में स्टोर कर दें और बाद में आपके फ्रेंड्स उस डेटाबेस टूल के थ्रू आपके डेटा को एक्सेस करें, तो आपको ये काम सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा और इस डेटा की सिर्फ एक कॉपी क्रिएट होगी जो कि डेटाबेस में होगी, और बाकी सारे यूजर्स उस डेटाबेस से जाकर के उस सेम कॉपी को एक्सेस कर सकते हैं, उसको वहीं पर रीड, अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो सारे चेंजेस आप सब लोगों के बीच में शेयर्ड होंगे। इससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो रहे हैं। पहला काम तो यहाँ पर ये हुआ कि हम लोगों को यहाँ पे डेटा को मल्टीपल टाइम्स कॉपी नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पे रिपीटेशन क्या हुआ, अपने आप से खत्म हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल गई, हम लोगों को यहाँ पर डेटा को शेयर करने की कैपेबिलिटी भी मिल गई। आप यहाँ पे डेटा को इजिली शेयर कर पा रहे हैं। अगला फीचर यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, अगर किसी एक यूजर ने भी डेटा में कोई अपडेट करा है तो वो अपडेट तुरंत हमारे बाकी सारे यूजर्स के पास अवेलेबल हो जाएगा। बिकॉज जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो जनरली सेंट्रलाइज्ड नेचर के होते हैं, वो एक कॉमन डेटाबेस होता है जिसको मल्टीपल यूजर्स एक साथ यूज कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो यही हमारे डेटाबेस को इस्तेमाल करने के काफी सारे एडवांटेजेस में से कुछ एडवांटेजेस थे। अब चलिए हम लोग यहां पर लिखे हुए अपने बाकी पॉइंट्स को एक बार रीड करते हैं और समझने का काम करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, यानी डेटा के रिपीटेशन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। अगला पॉइंट कहता है यहां पर जो अपडेटेशन से रिलेटेड एरर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं और डेटा कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एक यूजर डेटा में अपडेट्स करेगा तो वो अपडेट्स सारे यूजर्स को एट द सेम टाइम अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस जो है वो यहां पर ज्यादा होती है। अगली चीज इंप्रूव्ड डेटा एक्सेस टू यूजर्स थ्रू यूज ऑफ होस्ट एंड क्वेरी लैंग्वेजेस। यहां पर हम लोग क्वेरी लैंग्वेजेस के थ्रू अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। प्लस जब भी हम लोग डेटाबेसेस के साथ में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अलग अलग रोल वाले यूजर्स को हम लोग अलग अलग टाइप के राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा के ऊपर, जिससे हम लोग सिक्योरली अपने डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को अपने आप एक सिक्योरिटी का फीचर भी मिल जाता है। और क्योंकि आप इस पूरे के पूरे काम में रिपीटेशन को रिड्यूस कर रहे थे, सिक्योरिटी को बढ़ा रहे थे एंड आपको डेटा की कम कॉपीज क्रिएट करनी पड़ रही थी और वो डेटा इजीली मल्टीपल लोगों के साथ में शेयर हो सकता था, तो यहां पर आप स्टोरेज और रिट्रीवल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि यहां पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं तो यहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं, चलिए हम लोग उनको समझते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज यहां पर आता है कि बिजनेस में जब आप एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो जितने भी यूजर्स उस डेटाबेस को यूज करने वाले हैं उन सारे यूजर्स को डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी यूजर के पास डेटाबेस की नॉलेज नहीं है या उसको डेटाबेस एप्लीकेशंस को यूज करना नहीं आता है तो वहां पर डेटाबेसेस हमारे किसी काम के नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब अज्यूम करिए कोई एक ऐसा यूजर है जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, जिसको एसक्यूएल यूज करना नहीं आता है, वो डायरेक्टली डेटाबेसेस के साथ में इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। उस केस में हमारे पास कोई एक ऐसा थर्ड पार्टी टूल होना चाहिए जो उस यूजर की हेल्प करेगा डेटाबेसेस के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए। एंड यहां पर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी उस थर्ड पार्टी टूल को बनाने में या फिर उसको उस कंपनी में इंप्लीमेंट करने में। तो यहां पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, सिक्योरिटी एंड कंपैटिबिलिटी की। अब यहां पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे आती है, जरा इस बात को हम लोग समझते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले हमारे इस ए ने अपने कुछ डेटा को डेटाबेस में स्टोर करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करा था, राइट। अब अज्यूम करिए किसी एक यूजर ने किसी डेटा को यहां पर रीड कर लिया और उसने उस डेटा को रीड करने के बाद उस डेटा का कोई मिसयूज करा या फिर उसने उस डेटा में कुछ चेंजेस कर दिए विदाउट परमिशन ऑफ अदर यूजर्स। इस तरह से हो सकता है आपका एक्चुअल डेटा ही चेंज हो जाए या फिर हो सकता है उस डेटा के साथ आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो ये सारे सिक्योरिटी इश्यूज जनरली हमारे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस में रहते ही रहते हैं। इसके साथ हम लोगों ने समझा कि डेटाबेस थे क्या। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस क्या हैं, ठीक है। तो जब कंप्यूटर्स में डेटाबेसेस की शुरुआत हुई थी, इनिशियली हम लोग यूज करते थे फ्लैट फाइल डेटाबेसेस का। फ्लैट फाइल डेटाबेसेस में एक सिंगल फाइल के अंदर एंट्रीज को रखा जाता था और इन एंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स नहीं होती थी। यहां पर आप सिंगल फाइल में ही मल्टीपल एंट्रीज को रखते थे सेपरेट सेक्शंस में, तो इनको रीड करना और इनमें रिलेशनशिप्स को स्टैब्लिश करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। बट यहाँ पर हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी थे। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट था यहाँ पर फ्लैट फाइल को यूज करने का कि इसकी सेटअप कॉस्ट काफी कम थी और यहाँ पर स्टोरेज भी कम से कम यूज होता था। बट इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डेटा को रीड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता था अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो, और रिलेशनशिप तो आप बिल्कुल क्रिएट कर ही नहीं सकते थे यहाँ पे रिकॉर्ड्स के बीच की। इसीलिए हम लोगों ने बनाया रिलेशनल डेटाबेसेस। अब ये रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, हम लोग आसान से शब्दों में इसको समझते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस में हम लोग अपने डेटा को टेबल्स के फॉर्म में रखते हैं और हम लोग अपने एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं और इन मल्टीपल टेबल्स में हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं जो कि हमारे सेम डेटाबेस का पार्ट होगा। और बाद में हम लोग इन टेबल्स के बीच में कुछ डिपेंडेंसीज और कुछ रिलेशनशिप्स भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्वेरी करके अपनी मल्टीपल टेबल्स से कॉमन रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर पाए।
इससे बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं आपको एक एफिशिएंट यूज मिल रहा है, प्लस ये इजी टू यूज है बिकॉज यहां पर आप टेबल्स का यूज कर रहे हैं एंड यहां पर आप अपनी इन टेबल्स के साथ में मल्टीपल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये डेटा टेबल के फॉर्मेट में था तो इस डेटा को रीड करना और इसके साथ में ऑपरेशंस करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इन जनरल किसी भी डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इन जनरल किसी भी डेटाबेस को 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए उसको एक हार्डवेयर। हार्डवेयर मींस वो फिजिकल मशीन जिसमें तुम्हारा डेटाबेस टूल रन करने वाला है या फिर जिसके थ्रू तुम उसको इनपुट्स प्रोवाइड करने वाले हो। नेक्स्ट वी नीड इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिंपली मींस दैट अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर और अ टूल थ्रू व्हिच यू विल प्रोसेस योर डेटाबेसेस, जिसके थ्रू तुम अपने डेटाबेस को प्रोसेस करोगे। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है यहां पर हमारे डेटाबेस टूल्स को, डेटा, क्योंकि वो काम ही करने वाला है डेटा के ऊपर। अब यहां पर डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा लिटरली कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एनी रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, इट कैन बी एनी पिक्चर, एनी वीडियो, एनी ऑडियो, एनी सिंबल और एनीथिंग। नेक्स्ट वी नीड इज अ प्रोसीजर। अगली चीज जो हम लोगों को चाहिए होती है वो चाहिए होता है एक प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है एक फंक्शन या फिर एक फंक्शनैलिटी या फिर एक प्रोसीजर या फिर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो गाइड करेंगे आपके कंप्यूटर को कि उसको डेटाबेस के साथ में किस तरीके से इंटरैक्ट करना है और ये बताएंगे कि आप किस तरीके से डीबीएमएस टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड एट लास्ट वी नीड अ डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। हम लोगों को एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए होती है जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और डेटाबेस के साथ काम करेंगे। तो हम लोग यहां पर जो लैंग्वेज यूज करते हैं इन जनरल, दैट इज एसक्यूएल लैंग्वेज। हम लोग यहां पर यूज करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज का। तो अब पढ़ते हैं कि डीबीएमएस क्या है भाई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए एंड वो जो सॉफ्टवेयर हम लोगों को चाहिए उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज भी होनी चाहिए जो तुम्हारा काम कर सके। प्लस ये सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि ये डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस को भी रन कराने में तुम्हारी हेल्प करे। यानी मैं बात कर रहा हूं कि हम लोगों को एक ऐसी चीज चाहिए जिस सॉफ्टवेयर में डेटा को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी हो, उसके अंदर प्रोसीजर्स भी हो और उसके अंदर डेटाबेस को एक्सेस करने वाली लैंग्वेजेस को भी हम लोग रन करा सकें। तो ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे लिए है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भाई क्या होता है कि डीबीएमएस एक कंप्लीट पैकेज है, ये कंप्लीट कलेक्शन है बहुत सारे टूल्स का जिसके थ्रू तुम डेटाबेस के ऊपर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम टेबल्स बना सकते हो, तुम डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो, तुम इन टेबल्स से रिपोर्ट्स बना करके समरीज निकाल सकते हो, तुम इन टेबल्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फॉर्म्स भी बना सकते हो डायरेक्टली बाय यूजिंग अ डीबीएमएस टूल। इन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग अपने डेटा के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस यहां पर इंक्लूड होते हैं भाई? तो जनरली यहां पर हमारे ऑपरेशंस आते हैं क्रिएट, अपडेट, डिलीट या फिर रीड ऑपरेशंस। इन सारे ऑपरेशंस को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने टेबल्स के ऊपर बाय यूजिंग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स। और हम लोग जिस स्पेसिफिक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं वो है RDBMS सॉफ्टवेयर। इट मींस इट्स अ रिलेशनल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग बनाएंगे टेबल्स को। अब समझते हैं डीबीएमएस को इस्तेमाल करने के फायदे क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीबीएमएस के अंदर आपको फंक्शनैलिटी मिल जाती है डेटा को स्टोर एंड रिट्रीव करने की। इट मींस यहां पर आपको अलग से कोई भी प्रोसीजर कॉल कराने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के साथ में इंटरैक्ट करके डेटा को स्टोर या फिर उस पर डेटा को फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्ट करके सीमलेसली डेटा ट्रांसमिशन वहां पे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आती है, डीबीएमएस टूल्स हम लोगों को मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा को देखने के। यहां पर हम लोग डेटा को टेबल्स के फॉर्मेट में देख सकते हैं, हम लोग डेटा को रिपोर्ट्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं और हम लोग यहां पे जाएं तो डेटा को डायरेक्टली पीडीएफ या फिर अलग अलग रिप्रेजेंटेशनल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली खास बात आती है, यहां पर हम लोगों को दो चीजें मिल जाती हैं, दैट इज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। यहां पर हम लोगों को दो इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं कि डेटाबेसेस मोस्टली एन्क्रिप्टेड होते हैं एंड ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आती हैं भाई,
यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज जो आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत सारी बैकएंड प्रोसेसेस को अपने लेवल पे मैनेज कर लेते हैं। बाकी बचे हुए पॉइंट्स को आप लोग रीड करिएगा तो आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर द इजीएस्ट वंस। अब हम लोग बात करेंगे डीबीएमएस के डिसएडवांटेजेस की। डीबीएमएस को यूज करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर तुम्हारे पास रिक्वायर्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नहीं है तो तुम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए और हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों को एसक्यूएल लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा हमारे इस केस में, ताकि हम लोग उसको यूज कर पाए। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा यूजर है जिसको कंप्यूटर की लिटरेसी नहीं है, जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करना नहीं जानता है, तो उसके लिए टूल किसी भी काम के नहीं है। नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग डेटाबेसेस के ऊपर जब बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, अगर हम लोग वहां पे बैकअप्स क्रिएट नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में छोटा सा भी डेटा लॉस हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली बैकअप्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपने बैकअप नहीं बनाया तो आपका डेटाबेस फेल होने पर आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे खराब चीज क्या है, आपके बैकअप की कॉस्ट। आपको बैकअप के लिए एक मैकेनिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसे खराब चीज यहां पर क्या आती है भाई, अगर सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स सेम डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए कभी कभी इस बात को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से यूजर ने किस रिकॉर्ड को मॉडिफाई या फिर अपडेट करा है। इसके लिए आपको सेपरेट मैकेनिज्म्स बनाने पड़ते हैं जो कि ट्रैक करते हैं कि कौन सा यूजर कितने चीजों के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। एंड लास्ट थिंग इज दैट DBMS cannot perform sophisticated calculations। ये sophisticated calculations perform नहीं कर सकता है, ये सिर्फ basic and aggregate calculations ही perform कर सकता है आपके database के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको काफी देर से बता रहा हूं कि आज की वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं RDBMS के बारे में, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि RDBMS होता क्या है भाई। RDBMS stands for रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एंड रिलेशनल का मतलब हो गया एक ऐसा डीबीएमएस टूल जहां पर तुम मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर सकते हो। एंड रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने का मतलब यहां पर हमारा सिंपल सा है कि आप मल्टीपल टेबल्स को कोरिलेट कर सकते हैं, आप उनको कनेक्ट या फिर लिंक कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कुछ मॉडर्न डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टर्म्स आते हैं लाइक एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सर्वर, देन वी हैव एमएस एसक्यूएल सर्वर, वी हैव आईबीएम डीबी, we have Oracle database and n number of relational DBMS softwares are there that we are using। अगर मैं बात करता हूँ रिलेशनल मॉडल की, तो रिलेशनल मॉडल को इनिशियली इंट्रोड्यूस कराया था EF कॉर्ड ने। तो जब आप इसके बारे में एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको EF कॉर्ड के बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे जो इन्होंने बताए थे यहाँ पे डेटा को लेकर के। इन्होंने हम लोगों को इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी को लेकर के, अवेलेबिलिटी को लेकर के बहुत सारे रूल्स दिए हैं जिनको हम लोगों को इंप्लीमेंट करना पड़ता है डेटाबेसेस क्रिएट करते टाइम। साथ ही साथ हमारे पास कुछ नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, 5 से 6 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं हमारे पास यहाँ पर, जिनको इंप्लीमेंट करते हुए हमें हमारे डेटाबेसेस को बनाना पड़ता है। सबसे खास बात यहाँ पर ये आती है भाई, जितने भी हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, हमारे डेटाबेस में हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब काफी ज्यादा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया थ्योरी बेस्ड। अब जरा फटाफट से इस छोटी सी टेबल को देखते हैं और समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में क्या क्या टर्म्स यूज होने वाली हैं भाई। जैसे कि मैं आपको काफी देर से लेके बता रहा हूं कि रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो आपके सामने एक छोटा सा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास बहुत सारी चीजें लेबल्ड हैं जिन्हें हम लोगों को समझना काफी जरूरी है। इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में ये जो आपको वर्टिकल अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं डेटा के लेंथ वाइज, इट मींस दिस एम्प्लॉय आईडी, दिस एम्प्लॉय नेम, दिस पोस्ट एंड दिस सैलरी, दीज आर दी कॉलम्स। ये हमारे डेटाबेस के कॉलम्स हैं। हमारे डेटाबेस में कुल मिलाकर के 4 कॉलम्स यहां पर इस वाली टेबल में अवेलेबल हैं। सर इस टेबल के 4 कॉलम्स थे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात कर रहा हूं डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज की, तो सबसे पहला टर्म हमारे पास यहां पर आता है टेबल। और इस टेबल के अंदर हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक हमारे पास होती है रो और दूसरा हमारे पास यहां पर होता है कॉलम। रो को हम लोग यहां पर कहते हैं रिकॉर्ड या फिर टपल।
rows are also termed as records and tuples, and these columns are called as fields और attributes. हम लोग columns को fields या फिर attribute भी कहते हैं. तो आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पर field या फिर attribute है, एंड ये जो चार आपको चीजें यहाँ पे मार्क दिखाई दे रही है ये हमारे रिकॉर्ड या फिर टपल है. इन रिकॉर्ड्स एंड टपल्स में आपके इंडिविजुअल एंटिटीज का डेटा स्टोर होता है. यहां पर इंडिविजुअल एंटिटीज का डेटा स्टोर होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप इस रो को रीड करेंगे तो आपको यहां पर राहुल के बारे में डेटा रीड करने को मिलेगा, जिसका एम्प्लॉय कोड E1 है, जो क्लर्क की पोस्ट पे काम करता है और उसकी सैलरी 20,000 है. सिमिलरली जैसे आप आगे रीड करते चलेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चीजों के बारे में डेटा मिलता चला जाएगा रो वाइज. और जो दो टर्म्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज डिग्री एंड कार्डिनैलिटी. जनरली इंटरव्यूज में और एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी टेबल के बारे में कि टेबल की डिग्री क्या है या फिर टेबल की कार्डिनैलिटी क्या है. जब मैं बात करता हूं किसी भी टेबल की डिग्री का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एंड कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं आपकी टेबल में. तो अगर मैं इस टेबल को रीड कर रहा हूं तो इस टेबल में मेरे पास टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं, इट मींस इसकी कार्डिनैलिटी हो गई 4. एंड क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 4 ही कॉलम्स है तो इट मींस इसकी डिग्री भी हो गई 4. हमारे इस केस में डिग्री एंड कार्डिनैलिटी सेम है, बट ये डिपेंड करता है आपकी टेबल के ऊपर कितने कॉलम्स हैं और उसके ऊपर कितने रिकॉर्ड्स हैं. उस अकॉर्डिंग आपकी टेबल की डिग्री एंड कार्डिनैलिटी हर बार चेंज होती रहती है. इसी के साथ साथ हमारी टेबल में एक ना एक प्राइमरी की होना जरूरी है. इस प्राइमरी की थ्रू हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली फिल्टर करेंगे और हम लोग अपने रिकॉर्ड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. अगली खास बात यहां पर यह है कि जितने भी आपको यहां पर कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं हर एक कॉलम का एक यूनिक नेम होता है जिसको हम लोग कहते हैं फील्ड नेम या फिर कॉलम नेम. साथ ही साथ यहां पर हर एक कॉलम का एक स्पेसिफिक डेटा टाइप भी होता है. ये डेटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि आपके कॉलम में किस टाइप की वैल्यूज करंटली स्टोर हो सकती हैं. जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों ने अपने सैलरी कॉलम को न्यूमेरिक टाइप का रखा हुआ है, तो अगर इसका आपने टाइप न्यूमेरिक डिक्लेयर कर दिया है इट मींस आप इस कॉलम में कोई भी स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकते हैं. यहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही स्टोर आप कर पाएंगे. बट अगर आपने किसी कॉलम को कैरेक्टर के फॉर्मेट में रख लिया है तो वो कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा, लेकिन वहां पे कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म हो पाएंगी. तो आपके कॉलम्स के कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होते हैं. उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपके कॉलम का नेचर डिसाइड होता है कि क्या वो मैथमेटिकली कैलकुलेट हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे. तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है डीबीएमएस में दैट इज कीज. अब ये कीज क्या होती हैं? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे डेटाबेस में कोई एक प्राइमरी की नाम की चिड़िया होती है. यहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई यहां पर प्राइमरी की होनी चाहिए. इसके साथ में हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी की होती क्या है या फिर कीज क्या होती हैं इन जनरल. तो इसको समझने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक जरा टेबल क्रिएट करते हैं अपने माइंड में. तो आप जरा डिस्प्ले पे बहुत ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए आपको रोल नंबर, नेम और एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक टेबल बनानी थी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक देखो टेबल बनाई इस तरीके से. ये मेरे 3 कॉलम्स हैं, ये रोल नंबर का है, ये नेम का है एंड ये एड्रेस का है. मैंने अज्यूम कर रखा है कि जो रोल नंबर वाला कॉलम है वो इंटीजर टाइप का है एंड जो ये दोनों कॉलम्स हैं ये स्ट्रिंग टाइप के हैं. देखो मैं पहले रोल नंबर वाले कॉलम में डेटा फिल करता हूं, फिर मैं अपने बाकी दोनों कॉलम्स में डेटा फिल करता हूं. ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे कुछ डमी रिकॉर्ड्स फिल कर लिए अपनी इस टेबल में. अब कीज यहां पर क्या है इस बात को हम लोग समझते हैं. मान लीजिए आपको अपने इस टेबल में रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना था. अब रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ऐसा डेटा चाहिए जिसके थ्रू हम लोग अपने हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. और यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि कुछ ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज जो कभी भी हमारे 2 रिकॉर्ड्स के लिए सेम ना हो. कोई ऐसी वैल्यू जो हमारे 2 रिकॉर्ड्स के लिए कभी भी सेम ना हो. हम लोगों को कुछ ऐसी फील्ड्स चाहिए जो हमारे लिए यहां पर की फील्ड्स का काम करेंगी. इन की फील्ड्स के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस में मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे और हम लोग अपनी टेबल में मूव कर पाएंगे. अब ये की फील्ड्स हम लोगों को कैसे मिलेंगी इसको समझते हैं. मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे इस टेबल में कोई एक ऐसी फील्ड चाहिए जिसके थ्रू मैं अपने सारे के कामों को परफॉर्म कर सकूं. फील्ड का मतलब क्या हुआ, हम लोगों को यहां पर कोई ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें वैल्यूज रिपीट ना हो.
अब जरा थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे हम लोग इस बारे में। अगर मैं बात कर रहा हूं नेम की, तो देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि दो लोगों का नाम सेम हो सकता है, राइट? दो लोगों का नाम सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान, और मान लेते हैं मेरे गली के बगल में एक दूसरी गली है जिसमें एक अंकल जी रहते हैं, उनका नाम भी शाहरुख खान है। तो दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, राइट? दो लोगों का एड्रेस भी सेम हो सकता है। मान लो दो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो सेम घर में रहते हैं, तो उनका एड्रेस भी सेम हो सकता है। बट अगर मैं अपनी इस टेबल में बात करूंगा रोल नंबर की, तो भाई यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होगा। एक सेम क्लासरूम के अंदर दो लोगों को रोल नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। इस केस में हमारे लिए रोल नंबर यहाँ पर एक की फील्ड बन जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि हमारी टेबल में सिर्फ ऐसा एक रोल नंबर ही होता। मान लो मेरे पास इस टेबल में एक और रिकॉर्ड था, दैट वाज आधार नंबर। जरा मुझे ये बताइए आप लोग, क्या हर इंडिविजुअल का आधार नंबर अलग अलग होता है? तो अगर यहां पर ऐसा होता है, इट मींस यहां पर आधार नंबर भी हमारे लिए की फील्ड बन जाती। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। सपोज करो यहां पर हमारे पास एक एनरोलमेंट नंबर था बच्चे का स्कूल में, तो स्कूल में हर बच्चे का एनरोलमेंट नंबर भी अलग अलग होता है, तो दिस इज ऑल्सो अ की फील्ड, राइट? वो सारी फील्ड्स जिनके थ्रू तुम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो होती है हमारी की फील्ड्स। और ये की फील्ड्स बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं भाई, तो इनको हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करा हुआ है, ठीक है? जरा इन की फील्ड्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये कुछ कैटेगरीज हैं: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की एंड आर्टिफिशियल की। जिसमें से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी की को, कैंडिडेट की को, फॉरेन की को और अल्टरनेट की को। हम लोग इन चार कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी तीन कैटेगरीज आपको एडवांस एसक्यूएल की क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहली हमारे यहाँ पास कैटेगरी आती है प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की क्या होती है, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपने इस टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर। मान लीजिए आपके पास कुछ एक इस टाइप की टेबल है। अगर आप इस टेबल में ध्यान से देख पा रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पर कुल 6 कॉलम्स हैं, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि दो लोगों का नाम और एड्रेस तो सेम हो सकता है, बट उनका एम्प्लॉय आईडी, उनका पासपोर्ट नंबर, उनका लाइसेंस नंबर और उनका एसएसएन नंबर, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, राइट? इट मींस ये चारों फील्ड्स हमारे लिए बन गई यूनिक फील्ड्स। तो आपके डेटाबेस में वो सारी फील्ड्स जो यूनिक हो सकती हैं, जिनकी वैल्यूज कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं, ये सारी फील्ड्स हमारी कैंडिडेट फील्ड्स होती हैं, ठीक है? इन कैंडिडेट फील्ड्स में से हम लोग किसी एक फील्ड को प्राइमरी बनाते हैं, और जो रिमेनिंग फील्ड्स होती हैं वो यहां पर बन जाती हैं हमारे लिए ऑल्टरनेट। तो कोई एक प्राइमरी होगी और जो रिमेनिंग होंगी वो बन जाएंगी हमारे लिए ऑल्टरनेट। तो मान लो तुम्हारे पास n कैंडिडेट कीज थी, तुमने उसमें से एक प्राइमरी बना ली, तो तुम्हारे लिए जो बची हुई कीज हो जाएंगी वो बन जाएंगी ऑल्टरनेट कीज। फॉर एग्जांपल, इस वाली टेबल में मान लो अगर मैंने एम्प्लॉय आईडी को बना लिया प्राइमरी, तो जो बची हुई तीनों है, सॉरी दीज थ्री, दीज विल बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेट कीज। ये हमारे लिए बन जाएंगी ऑल्टरनेट कीज। अब देखो ऑल्टरनेट कीज का भाई बेनिफिट क्या है। मान लो अगर मैं कहीं पर अपनी प्राइमरी की को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, तो मैं उसकी जगह पे अपनी ऑल्टरनेट की को यूज करूंगा। और प्राइमरी की का होने का यहाँ पे मतलब क्या है? प्राइमरी की का होने का मतलब ये है कि मेरी ये टेबल होल सोल डिपेंड करने वाली है अब इस एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। तो अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की बाकी तीनों चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर एम्प्लॉय आईडी मेरे पास अवेलेबल होगी ही होगी। तो आपको हमेशा किसी भी टेबल में प्राइमरी की किसी ऐसी फील्ड को बनाना है जो उस टेबल में कंपलसरी फील्ड हो, जिसकी वैल्यू हर बार यूनिक रहने वाली हो और जिसमें रिपीटिशन आपको कम से कम देखने को मिले। ठीक है, कैंडिडेट कीज क्या होंगी? मैंने जैसे कि आपको बताया, वो सारी कीज आपकी किसी भी टेबल में जो यूनिक वैल्यूज को कैरी करती हैं और जो प्राइमरी वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं। इन कैंडिडेट कीज में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग की होगी उसको हम लोग बनाएंगे प्राइमरी, और जो बची हुई की होगी उसको हम लोग बनाएंगे ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज फॉरेन की। अगली चीज जो हम लोग को समझनी है दैट इज फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? मान लो मेरे पास दो टेबल्स थी, एक थी एम्प्लॉय टेबल और एक ही और मेरे पास टेबल थी, सॉरी दिस इज नॉट एम्प्लॉय, दिस इज डिपार्टमेंट टेबल। मेरे पास दो टेबल्स थी, एक थी एम्प्लॉय टेबल और एक थी मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल, और मैंने हर एक एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट असाइन करा हुआ है। उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो टेबल्स बना लूंगा भाई।
मैं अपनी एक टेबल में डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा और मैं एक टेबल में स्टोर करूंगा एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। एंड अपने एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट से कनेक्ट करने के लिए यहां पर मैं डिपार्टमेंट आईडी का इस्तेमाल करूंगा अपनी एम्प्लॉय टेबल में। तो इस केस में जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी जो कि डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की थी, जब इसको आपने किसी और टेबल में यूज करा फॉर रेफरेंस पर्पसेस, देन इट इज कॉल्ड एज फॉरेन की। जब आप किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल में यूज करते हो फॉर रेफरेंशियल पर्पसेस, देन उस फील्ड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी की फील्ड। जैसे कि यहां पर हमारी डिपार्टमेंट आईडी बन जाएगी। जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की को आप किसी दूसरी टेबल में यूज करते हो फॉर रेफरेंशियल पर्पसेस, तो उस प्राइमरी की को हम लोग अपनी नई टेबल में बोलते हैं फॉरेन की। जैसे कि इस टेबल की प्राइमरी की थी डिपार्टमेंट आईडी, जो कि इस टेबल में बोली जाएगी फॉरेन की, बिकॉज ये किसी और टेबल की प्राइमरी की है और इसके थ्रू हम लोग अपनी इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिसका कि मैं एग्जांपल आपको थोड़ी देर बाद अभी दिखाने वाला हूं। अगला टर्म हमारे पास यहां पर आता है सुपर की का। भाई सुपर की देखो क्या होता है। मान लो किसी टेबल में हम लोगों को यूनिकनेस बहुत स्ट्रांग चाहिए थी और हम लोग किसी एक की के थ्रू यूनिकनेस को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां पर अगर हम लोग किन्हीं दो फील्ड्स को मर्ज करके कोई एक यूनिक फील्ड बना लें, मान लो मैंने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करा है, मैं इन दो फील्ड्स को एक साथ यूज कर रहा हूं कंबाइंड फॉर्मेट में यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए, तो इस केस में हम लोग इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सुपर की, जहां पर आप दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज कर रहे होते हैं प्राइमरी की तरीके। ठीक है, तो ये हमारी कुछ की फील्ड्स थी। मैंने आपको कौन कौन सी की फील्ड्स बताई एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने समझा प्राइमरी की क्या होती है भाई। तो प्राइमरी की होती है हर एक टेबल में जो सबसे यूनिक की होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिक की होती है। कैंडिडेट की क्या होती है, वो सारी कीज जो प्राइमरी बन सकती है वो होती है कैंडिडेट की, उसमें से कोई एक की बनती है प्राइमरी और जो रिमेनिंग कीज होती हैं वो बन जाती हैं ऑल्टरनेट। फिर हम लोगों ने बात करी थी फॉरेन की फॉरेन की भाई क्या होती है, किसी एक टेबल की प्राइमरी की अगर किसी दूसरी टेबल में यूज हो रही है फॉर रेफरेंशियल पर्पसेस, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन की। फिर हम लोगों ने पढ़ा सुपर की के बारे में। सुपर की क्या है, जहां पर हम लोग मल्टीपल कीज के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ प्राइमरी की, उसको हम लोग कहते हैं सुपर की। इसी के साथ अब हम लोग जंप करने वाले हैं अपने मेन टूल के ऊपर, दैट इज माई एसक्यूएल। ये माई एसक्यूएल क्या है, तो भाई जो हम लोग अभी RDBMS के बारे में समझ रहे थे और उसके फीचर्स को पढ़ रहे थे, तो माई एसक्यूएल एक RDBMS सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम लोग अपने इस वीडियो में स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ पर माई एसक्यूएल को ही क्यों पिक करा है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली चीज तो ये एक ओपन सोर्स टूल है, इट मींस आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट मच रिस्ट्रिक्शंस, एंड ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स है जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद आप माई एसक्यूएल को किसी भी टाइप की एप्लीकेशन के लिए इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो एप्लीकेशन स्मॉल हो या फिर लार्ज हो, वहां पे माई एसक्यूएल इजीली काम करता है। माई एसक्यूएल काफी ज्यादा फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल है और इसको इस्तेमाल करना तो भाई साहब मक्खन है मक्खन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है माई एसक्यूएल का क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। आप माई एसक्यूएल को किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में इजीली यूज कर सकते हैं। आप माई एसक्यूएल को पाइथन, जावा, PHP, C# एंड जितनी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोग बैकएंड टेक्नोलॉजीज में यूज करते हैं, ये उन सबके साथ में इजीली कनेक्ट हो जाता है और इसको हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, माई एसक्यूएल जो है ये एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, ये एनसाई एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। तो इट मींस जो यहाँ पे आप लैंग्वेज का स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, जो आप सिंटेक्स पढ़ने वाले हैं, वो एग्जैक्टली ओरिजिनल एसक्यूएल के सिंटेक्स जैसा ही होगा। और माई एसक्यूएल को बनाया गया था 1995 में और इसको बनाया था इस बंदे ने, मॉन्टी विडनेस ने, जिन्होंने इसका नाम रखा था अपनी डॉटर के नाम के इनिशियल्स पे। ठीक है, और इसके सिंबल में जो आपको डॉल्फिन बनी हुई मिलती है ना, उस डॉल्फिन का नाम जिसको जिसको याद हो, उसका बहुत अच्छा नाम है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, और इस नाम का जो डॉल्फिन का नाम है ना, उस नाम की आपको डिफॉल्ट टेबल बनी हुई मिलती है जनरली अपने माई एसक्यूएल के वर्कबेंच के साथ में। अब क्वेश्चन आता है कि माई एसक्यूएल को इस्तेमाल कौन कौन करता है भाई। तो माई एसक्यूएल को ना बहुत बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स यूज कर रही हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, एयरबीएनबी, Booking.com, उबर, गिटहब एंड यूट्यूब। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी और बड़ी कंपनीज भी यूज कर रही हैं। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस, ड्रुपल, जूमल एंड बहुत सारी अलग अलग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ में। माई एसक्यूएल के थ्रू हम लोग
वेब बेस्ड डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं और इसको मैक्सिमम डेवलपर्स यूज करते हैं अपने फर्स्ट डेटाबेस के तरीके से। ठीक है, अब काफी देर से हम लोग एक टर्म पढ़ रहे थे एसक्यूएल, जो मैंने आप लोगों को 2-3 बार पहले बताई थी। अब समझते हैं एसक्यूएल क्या होती है भाई। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर के साथ में काम करने के लिए आपको इस एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर के साथ में यूज करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है एसक्यूएल लैंग्वेज का। एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका सिंटेक्स कॉमन है सारे RDBMS टूल्स के लिए, और इसके थ्रू हम लोग अपने रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। एसक्यूएल के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, सर्च, डिलीट, यानी कि हम लोग जितने भी हमारे CRUD ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। CRUD का मतलब होता है, ठीक है, क्रिएट, रिप्लेस, अपडेट एंड डिलीट। ये सारे ऑपरेशंस हम लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और एसक्यूएल को बनाया गया था इनिशियली IBM के थ्रू। तो IBM की एक रिसर्च फैसिलिटी थी, सैन जोस रिसर्च लैब, जिसका नाम अब चेंज हो गया है। तो इसको इनिशियली वहां पर बनाया गया था। और सबसे खास बात यहां पर आती है एसक्यूएल के बारे में भाई, कि एसक्यूएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इट मींस तुम एसक्यूएल को अपर या फिर लोअर दोनों केसेस में ही लिख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कमांड्स के बारे में भाई। तो एसक्यूएल में हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं, जिनका कुछ मैंने आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है। तो जिसको आती हो कमांड्स वो उसके बाद वाले पार्ट को स्किप कर सकता है, या फिर उसके बाद वाले पार्ट को थोड़ा सा स्पीड अप करके भी देख सकता है, क्योंकि इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग अपनी एसक्यूएल की कमांड्स और अपने एसक्यूएल के डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इसी के साथ में हमारा वीडियो खत्म भी होगा। जो हमारे इस वीडियो का सबसे बड़ा पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने एसक्यूएल के डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप्स कहाँ पर हैं मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा। हम लोगों ने कुछ देर पहले अपने RDBMS के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको बताया था फील्ड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपने कॉलम्स को बोलते हैं फील्ड, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक कॉलम का एक स्पेसिफिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक टाइप होता है, जिसको कि हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। तो हमारे जो कॉलम्स हो सकते हैं वो इन 5 कैटेगरीज के हो सकते हैं। हमारे कॉलम्स हो सकते हैं बाइनरी टाइप के, न्यूमेरिक या फिर एक्सट्रैक्ट न्यूमेरिक टाइप के, या फिर स्ट्रिंग टाइप के, या फिर डेटा टाइप के। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे जो कॉलम्स हो सकते हैं वो डेट एंड टाइम टाइप के भी हो सकते हैं। इन टाइप्स को हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। बाकी इनको मैं एक यहाँ पर आपके लिए PDF अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के इन डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल के कमांड्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एसक्यूएल में या डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को एसक्यूएल कमांड्स का यूज करना पड़ता है। इन एसक्यूएल कमांड्स को हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस की तरीके पे अज्यूम कर सकते हैं, जो कि हमारे RDBMS टूल को गाइड करता है कि उस RDBMS टूल को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। उसको टेबल बनानी है, डेटाबेस बनाना है, या टेबल में क्या क्या काम करना है, ये सारी चीजें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को गाइड करेंगे बाय यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल के थ्रू तुम टेबल बना सकते हो, तुम डेटा ऐड कर सकते हो, टेबल डिलीट कर सकते हो, टेबल मॉडिफाई कर सकते हो, यूजर्स की परमिशन सेट कर सकते हो, तुम पूरा का पूरा डेटाबेस बना सकते हो या फिर उसको डिलीट कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल में हम लोगों ने अपनी कमांड्स को 5 टाइप्स में अलग अलग कैटेगराइज करा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर है DDL कमांड्स, DML कमांड्स, DCL कमांड्स, TCL कमांड्स और DQL कमांड्स। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर आती है DDL कमांड्स की। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल की वो सारी कमांड्स जिनके थ्रू तुम डेटाबेस को बना सकते हो या डिलीट कर सकते हो, या फिर तुम टेबल को बना सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो, वो सारी की सारी जो कमांड्स हैं वो आती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में। तो यहां पर हम लोग जो कमांड्स पढ़ने वाले हैं वो है क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। अब एक एक कमांड को हम लोग जरा समझते हैं थोड़ा थियोरेटिकली, और फिर हम लोग फटाफट से जंप मार के चलते हैं अपनी डेटाबेस की एप्लीकेशन के ऊपर, और हम लोग अपनी इन सारी कमांड्स को वहां पे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहली यहां पर हमारे पास कमांड आती है क्रिएट कमांड। इस क्रिएट कमांड के थ्रू हम लोग टेबल बना सकते हैं, या फिर हम लोग इसके थ्रू डेटाबेस को भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए फटाफट मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूं अपने
एप्लीकेशन के ऊपर, और वहां पे मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करने वाला है। तो ये मेरा है MySQL का कमांड लाइन, जिसका पासवर्ड है 123456। ठीक है, तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, बट उसके लिए तुमको मेरा लैपटॉप चाहिए होगा। अब यहां पर मैं तुम लोगों को सबसे पहले कमांड दिखाने वाला हूं एक। तो यहां पर मैं तुम लोगों को पहले कुछ बेसिक कमांड्स दिखाऊंगा अपनी DDL कमांड्स को स्टार्ट करने से पहले। यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी इस एप्लीकेशन को ऑपरेट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारी कमांड है शो डेटाबेसेस। दिस कमांड विल लिस्ट यू ऑल द डेटाबेसेस अवेलेबल इन योर MySQL सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं शो डेटाबेसेस, तो ये आपको एक लिस्ट रिटर्न कर देगी सारे डेटाबेसेस की, लाइक दिस। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि करंटली मेरी इस एप्लीकेशन में 11 डेटाबेसेस अवेलेबल है, जिसमें से कुछ मैंने बनाए हैं और लगभग 6 या 7 डेटाबेसेस यहाँ पे हम लोगों को पहले से मिलते हैं। उन डेटाबेसेस में कुछ सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या फिर हमारे कुछ MySQL की इन्फॉर्मेशन होती है, और यहीं पर एक ऐसा नाम भी है जो हमारे उस डॉल्फिन के नेम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कमांड थी शो डेटाबेसेस। दिस कमांड विल सिंपली लिस्ट यू ऑल दी डेटाबेसेस। इसके बाद मान लीजिए अगर आपको इसमें से किसी डेटाबेस को इस्तेमाल करना है, तो आप उसके लिए यहाँ पर कमांड लिखते हैं यूज, एंड फिर आप लिखते हैं डेटाबेस का नाम। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूज क्लासिक मॉडल्स। जैसे आप ये लिखेंगे, आपका जो एक्टिव डेटाबेस है वो हो जाएगा क्लासिक मॉडल्स वाला, एंड इसके बाद आप क्लासिक मॉडल्स वाले डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड कमांड थी, यूज एंड देन डेटाबेस का नाम। तो मान लो तुमने डेटाबेस देख लिए और तुमने डेटाबेस को पिक कर लिया। अब तुमको उसके बाद डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल है वो देखना है। तो अगर तुमको डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल है वो देखना है, तो तुम उसके लिए यहां पर लिखोगे शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड क्या करेगी, आपके करंटली एक्टिव डेटाबेस की सारी टेबल्स आप लोगों को शो कर देगी। तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा शो टेबल्स, तो यू कैन सी इट इज लिस्टिंग यू ऑल दी टेबल्स अवेलेबल इनसाइड दिस डेटाबेस। क्लासिक मॉडल्स में हमारे पास ये टेबल्स यहां पर करंटली अवेलेबल है, जिसमें से कुछ मैंने बनाई है और कुछ इसकी थी, खुद की टेबल्स थी। अगली कमांड मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए आपको इसमें से किसी भी टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है, आपको देखना है कि किसी टेबल में कितने कॉलम्स हैं या कॉलम्स का टाइप क्या है। तो उसके लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। पहली कमांड तो यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं DESC विद द टेबल नेम, और वी कैन राइट डिस्क्राइब विद द टेबल नेम। तो इन दोनों कमांड्स के थ्रू हम लोग अपनी टेबल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया DESC एम्प्लॉय, तो आप देख सकते हैं ये आपको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिखा देगा आपके एम्प्लॉइज टेबल का। ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स का स्पेसिफिकली टाइप क्या है, एंड उनमें से कौन सा कॉलम प्राइमरी है या फिर कौन सा कॉलम प्राइमरी नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब यहाँ पर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी इसलिए नहीं चल रहा था। सो यू कैन सी दिस इज डिस्क्राइब, जो कि एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे हमारा DESC काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट कमांड्स हैं, ये आपको दिखाते हैं आपके डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हम लोगों ने भी कुछ 5 बेसिक कमांड्स पढ़ी। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा शो डेटाबेसेस, यूज डेटाबेस, शो टेबल्स, DESC एंड डिस्क्राइब कमांड। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, मान लो तुमको अपने लिए एक नया डेटाबेस बनाना है, तो तुम नए डेटाबेस को कैसे बनाओगे। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करनी थी। अब चलिए मान लेते हैं कि आपको यहां पर एक नया डेटाबेस बनाना है। तो आप नए डेटाबेस को कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे क्रिएट डेटाबेस कमांड का। आप
क्रिएट डेटाबेस के बाद जो भी नाम टाइप करेंगे उस नाम का नया डेटाबेस आपके इस माई एसक्यूएल एप्लीकेशन में क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूं क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस एक कीवर्ड है और क्रिएट यहाँ पर एक कमांड है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना है कि हम लोगों को क्रिएट करना है एक डेटाबेस जिसका नाम क्या होगा। तो मैंने इसका नाम रख दिया YouTube। लेट से मैंने इसका नाम रख दिया YouTube वीडियोस। मैंने एक YouTube वीडियोस के लिए डेटाबेस बना लिया अपना। तो अगर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अपना लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस ऐड हो गया YouTube वीडियोस के नाम का, जिसको मैंने जस्ट अभी भी क्रिएट करा था। और अगर मैं आपको इस वाले डेटाबेस में लिखता हूँ शो टेबल्स, तो ये आपको बताएगा करेंटली यहाँ पर कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक और खास चीज है, किसी भी डेटाबेस में किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर पहले लिखना चाहिए था यूज यूट्यूब वीडियोस, ताकि मेरा ये डेटाबेस करेंटली एक्टिव हो जाए। और अब अगर मैं चलाऊंगा शो टेबल्स, तो आप ये देखिए बिना एरर के कमांड एग्जीक्यूट होगी, जो आपको बता रही है यहाँ पे करेंटली कोई भी टेबल नहीं है, खाली है भाई ये। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी डीडीएल कमांड्स को एक एक करके। सबसे पहली डीडीएल जो हमारे पास कमांड है दैट इज क्रिएट टेबल। सबसे पहली डीडीएल कमांड हमारे पास यहाँ पर एक क्रिएट टेबल कमांड। तो चलिए देखते हैं क्रिएट टेबल कमांड का सिंटेक्स क्या है। इस क्रिएट टेबल कमांड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले लिखते हैं क्रिएट कीवर्ड, फिर हम लोग लिखते हैं टेबल कीवर्ड, उसके बाद हम लोग पास करते हैं अपने डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट्स में पास करते हैं कॉलम्स के नाम अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप्स। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से इसको यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं एक बार इसको करके। तो मैं यहां पर सिंपली लिखूंगा क्रिएट टेबल, और मान लो मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं वीडियोस के लिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया टेबल वीडियोस। ठीक है, और मैंने इसके लिए क्या रखा, देखो मैंने यहां पर लिख दिया कॉलम्स के नाम VID, जिसको मैं रखने वाला हूं लेट से न्यूमेरिक टाइप का। तो मैंने लिखा न्यूमेरिक, या फिर हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं अपने इंट और फ्लोट टाइप का भी। तो मैंने यहां पर लिख दिया इंट 10, और मैंने इसको बोल दिया प्राइमरी की। अभी प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ भाई, प्राइमरी की का मतलब हो गया कि मैं अपने फर्स्ट वाले कॉलम को प्राइमरी कॉलम बना रहा हूं, और प्राइमरी कॉलम होने का मतलब यह है कि इसकी वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं हो सकती हैं, ये यूनिक होनी चाहिए, और ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती है। और प्लस मैं अपने इस कॉलम की मदद से अपने टेबल को फिल्टर आउट कर सकता हूं। तो जब भी आप टेबल को क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको वहां पर अपने प्राइमरी की फील्ड को डिक्लेयर करना या डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप वहां पर उसको डिक्लेयर करना भूल जाते हैं तो बाद में आप ऑल्टर कमांड के थ्रू अपने किसी भी कॉलम के टाइप को मॉडिफाई करके उसको प्राइमरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला कॉलम मैं यहाँ पे बना रहा हूं टाइटल का, जिसमें मैं लिखूंगा अपनी वीडियो के टाइटल को। तो भाई मैंने लिख दिया इसको टाइटल, और इसके लिए मैं टाइप दे रहा हूं यहाँ पे varchar। varchar क्या है भाई, अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करना है उसके लिए आप यहाँ पर varchar टाइप का यूज कर सकते हैं। एंड फिर मैं यहाँ पर एक बना रहा हूं डिस्क्रिप्शन के लिए, जिसको मैंने टाइप दे दिया varchar का, और इसमें मैं स्टोर करा लेता हूं भाई 200 कैरेक्टर्स। और फिर यहाँ पर मैं एक और यूज करने वाला हूं कॉलम, जिसका मैं नाम रखने वाला हूं प्लेलिस्ट ID। ठीक है, इसको मैं बना रहा हूं इंटीजर टाइप का, और इसको मैं साइज दे रहा हूं यहां पर 10। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टोटल कुछ 4 कॉलम्स बनाए हैं। मैंने यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स बनाए हैं, मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है वीडियो, एक मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है अपनी वीडियो की ID के लिए, एक मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है वीडियो के टाइटल के लिए, एक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का, और एक है यहाँ पर प्लेलिस्ट का। अगर मैं तुमको करंटली अपनी इस टेबल का डिस्क्रिप्शन दिखाऊं, देखो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, जहां पे तुम्हें क्लियरली बता रहा है भाई कि हमारे कॉलम्स किस किस टाइप के हैं, और उनमें से प्राइमरी कौन सा हमारा कॉलम है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो भी हमारा कॉलम प्राइमरी होता है उसमें नल वैल्यूज नहीं आ सकती। तो देख सकते हो तो मैं यहाँ पर तुमको क्लियरली बता रहा है कि ये नल नहीं है, ये नॉट नल है, क्योंकि ये प्राइमरी की कैटेगरी में आ गया है। ये हमारी सबसे पहली क्वेरी थी, दैट इज क्रिएट टेबल क्वेरी। अगली क्वेरी हमारे पास यहां पर आती है ड्रॉप टेबल। मान लो तुमने टेबल बनाई, अब तुम्हें टेबल डिलीट करनी है, तो तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, लेट मी शो यू नाउ। मान लेते हैं भाई मुझे उस टेबल को डिलीट करना था,
तो पहले मैं तुमको एक बार दिखाता हूँ शो टेबल्स चला करके। तो देखो अभी मेरे पास करेंटली एक टेबल यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मुझे अपनी टेबल को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा ड्रॉप टेबल एंड देन मैं यहाँ पे पास कर दूंगा टेबल का नाम। जैसे ही मैं इतना लिखूंगा, अब आप देखिए हमारा डेटाबेस खाली हो चुका है, इसमें से वीडियोज वाली टेबल गायब हो चुकी है। तो याद रखना इस टेबल को अगर डिलीट करना है तो तुम वहां पर यूज करोगे ड्रॉप टेबल कमांड को। लेकिन एक खास बात, जब हम लोग रियल लाइफ में डेटाबेसेस बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग कभी भी टेबल्स को डिलीट नहीं करते हैं, क्योंकि टेबल्स को डिलीट करना हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्की टास्क भी होता है। क्योंकि जब कोई टेबल डिलीट होती है तो वो बहुत सारे रेफरेंसेस को डिलीट कर देती है अपने साथ में, वो बहुत सारी वैल्यूज को अपने साथ में डिलीट कर देती है, जिसके बाद हो सकता है तुम्हारी पूरी डेटाबेस एप्लीकेशन ही फेल हो जाए। तो हमेशा टेबल डिलीशन ऑपरेशन को बहुत ही सोच समझ के हम लोगों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और एक्चुअल में इसको हम लोग कभी भी इंप्लीमेंट करते ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने टेबल डिलीट कर दी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपके सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो अब देखो मैं दोबारा से इस टेबल को बनाने जा रहा हूँ। टेबल बन गई हमारी, दोबारा से मैंने दोबारा देखो टेबल को बनाया है। अगली हमारे पास यहां पर कमांड आती है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड का भाई देखो क्या काम है। ऑल्टर कमांड को ना तुम बहुत अलग अलग कैटेगरीज से इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इसको बहुत अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो मुझे अपने डेटाबेस में एक नया कॉलम ऐड करना था, तो वहां पर हम लोग ऑल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो मुझे अपने डेटाबेस में किसी टेबल का नाम चेंज करना था, तो वहां पर हम लोग ऑल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो मुझे अपने डेटाबेस में ना किसी कॉलम को डिलीट करना था, वहां पे भी हम लोग अपने ऑल्टर का यूज कर सकते हैं। तो ऑल्टर का काम क्या है, अगर तुम्हें अपने टेबल की किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज तुम चेंज कर सकते हो। तुम्हें टेबल रीनेम करनी है, तुम्हें टेबल का कॉलम ऐड करना है, तुम्हें टेबल में से कॉलम रिमूव करना है, तुम्हें टेबल के किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का मतलब हो गया टेबल के कॉलम का नाम बदलना है या फिर तुमको उसका टाइप बदलना है, तो तुम वहां पर इस्तेमाल करोगे अपने ऑल्टर कमांड को। कैसे यूज करोगे मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाता हूं भाई। सबसे पहले मान लीजिए आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। अगर आपको कोई न्यू कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए आप ऑल्टर कमांड कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर ऑल्टर टेबल, फिर आप यहाँ पे पास करेंगे टेबल का नाम। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा ऑल्टर टेबल वीडियोस, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐड। मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐड कीवर्ड। ठीक है, ये ऐड कीवर्ड क्या करेगा, मेरी टेबल में एक नया कॉलम ऐड करने में मेरी हेल्प करेगा। उसके बाद मैं पास कर दूंगा अपने नए कॉलम का नाम। तो मान लो मुझे नए कॉलम का यहाँ पे नाम लिखना था रिकॉर्डिंग टाइम, कि मैंने किस टाइम पे रिकॉर्ड करा भाई उसको। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको रेक टाइम, और मैंने इसको टाइप दे दिया वैरक्यार का फिलहाल के लिए। ओ शिट, मैंने गलती कर दी। मैंने यहाँ पे लिखा ऑल्टर टेबल वीडियोस ऐड रेक टाइम वैरक्यार 50। ठीक है, जैसे ही मैंने इतना लिखा तुम देखो मेरी टेबल में अब यहां पर एक नया रिकॉर्ड, एक नया कॉलम आकर के ऐड हो गया है। अगर मैं तुमको उसका डिस्क्रिप्शन दिखाऊं तो यहां पर एक नया कॉलम ऐड हो चुका है, फिफ्थ कॉलम यहां पर एक आ गया है। अब मान लो मुझे तुम्हें इस रिकॉर्डिंग टाइप वाले कॉलम का क्या करना था, टाइम वाले कॉलम का तुम्हें टाइप चेंज करना था। तो तुम इसका टाइप कैसे चेंज करोगे, मैं तुमको ये करके दिखाता हूं। अगर तुम्हें अपने इस कॉलम का टाइप चेंज करना है ना, तो तुम कैसे करोगे, तुम उसके लिए सिंपली लिखोगे ऑल्टर टेबल वीडियोस, फिर तुम यहां पर लिखोगे ऑल्टर कॉलम, अपने कॉलम का नाम पास करोगे, एंड फिर तुम अपने इस कॉलम का नया टाइप पास कर दोगे। जैसे मैंने आप लिख दिया डेट। तो यहां पर कुछ हम लोगों को एरर देखने को मिल रही है। ओके, एरर में भी इसलिए भी मिल सकती है क्योंकि बहुत सारी कमांड्स जो होती हैं वो MySQL में थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से यूज होती हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑल्टर की जगह पे मॉडिफाई का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉडिफाई और रन कराता हूँ तो देखो ये इजीली रन कर गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमारे बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत एसक्यूएल का सिंटेक्स चेंज हो जाता है, तो हम लोग ऑल्टर कॉलम का यूज करते हैं ओरेकल एसक्यूएल के केस में, और मॉडिफाई का हम लोग यूज करते हैं माई एसक्यूएल के केस में। अगली कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर आती है कि मान लो तुम्हें किसी कॉलम का नाम बदलना है, तुम्हें क्या करना है, किसी कॉलम का नाम बदलना है, तो तुम वहां पर कैसे काम करोगे भाई। अगर तुम्हें अपने किसी भी कॉलम का नाम बदलना है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं रीनेम कीवर्ड का, ठीक है। उस केस में हम लोग वहां पर यूज करते हैं रीनेम कीवर्ड का। देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम लोग सिंपली लिखेंगे ऑल्टर टेबल वीडियोस रीनेम कॉलम पुराना नाम, और उसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे नया नाम। तो मान लो मैंने इसको लिख कर दिया रिकॉर्डिंग डेट। अगर ये इस तरीके से काम नहीं करता है, इट मीन्स यहाँ पर आपको अपने एसक्यूएल का सिंटेक्स चेक करना पड़ेगा, और ये कमांड थोड़ी सी अलग तरीके से यहाँ पर यूज होती होगी। यहाँ पर अलग तरीके से कैसे यूज होती है, आई गेस यहाँ पर एक टू कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी टेबल यहाँ पर अभी इजिली अपडेट हो गई, और हमारे कॉलम का नाम यहाँ पर चेंज होकर के हो गया रिकॉर्डिंग डेट, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड यहाँ पर हमारे पास ऑल्टर की आती है कॉलम को ड्रॉप करने की। अब मान लीजिए आपको किसी कॉलम को डिलीट करना था, तो आप कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे। कॉलम को डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कॉलम का यूज करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर काफी इजीली कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे ड्रॉप करेंगे, सिंपली हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल वीडियोस ड्रॉप, एंड देन हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे अपने कॉलम का नाम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर ड्रॉप रेक डेट। जैसे ही मैंने ये लिखा, आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्डिंग डेट वाला कॉलम यहाँ से टाटा बाय बाय हो चुका है और डिलीट हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शायद आपको यहाँ से ऑल्टर कमांड का यूज समझ में आ गया होगा, और डिलीट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हमारे पास आती है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड का भाई काम क्या होता है, मान लो तुमको अपनी किसी टेबल में स्टोर्ड सारी वैल्यूज को रिमूव करना था, तुमको अपनी टेबल को खाली करना है, तो वहां पर तुम यूज करोगे ट्रंकेट कमांड का। अभी हमारे लिए कमांड किसी यूज में नहीं है, क्योंकि अभी हमारी इस टेबल में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब हम लोग अपनी टेबल में कुछ डेटा को स्टोर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रंकेट कमांड का यूज करके अपनी टेबल में से डेटा को वाइप आउट कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने अपनी सारी डीडीएल कमांड्स को कंप्लीट कर लिया है। अगली हमारी कैटेगरी यहाँ पर आती है डीएमएल कमांड्स की। चलिए हम लोग समझते हैं डीएमएल कमांड्स क्या होते हैं भाई। डीएमएल कमांड्स के थ्रू हम लोग अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस की टेबल्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास जो तीन मेजर कमांड्स आती हैं वो आती हैं हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट कमांड के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस की टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट कमांड के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस में किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। एंड डिलीट कमांड के थ्रू हम लोग अपनी टेबल में से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से ये यूज करके दिखाता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास ये टेबल थी, मुझे अपनी इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने का मतलब है कि मुझे इसमें कुछ वैल्यूज स्टोर करानी है। उसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा इंसर्ट इनटू का, जहां पे इंसर्ट एक कमांड और एक इनटू एक कीवर्ड है, जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ता है अपने टेबल का नाम। कैसे लिखेंगे मैं आपको पूरा तरीका दिखाऊंगा इसका। आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है इंसर्ट इनटू, देन आपको पास करना है टेबल का नाम। तो मेरे केस में टेबल का नाम है वीडियोस। अंदर आपको यहाँ पे कॉलम सारे कॉलम पास करने हैं ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पर जैसे मैं अपने सारे कॉलम्स पास कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया वीडियो टाइटल डिस्क्रिप्शन, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेलिस्ट आईडी। एंड इसके बाद आपको अगर इनमें वैल्यूज स्टोर करानी है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे एक वैल्यूज कीवर्ड का। फिर आप फिर से यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे,
अब इस वाले पैरेंथेसिस में आप अपनी वैल्यूज पास कर देंगे, जैसे यहाँ पे वैल्यूज में पास कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने पहली वैल्यू पास कर दी 1, जिसको मैंने नाम दे दिया पाइथन लेट्स से बेसिक्स, और मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया दिस इज द इंट्रो ऑफ पाइथन। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया इस तरीके से। फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगली चीज प्लेलिस्ट आईडी लिख रहा हूँ। तो मान लेते हैं प्लेलिस्ट आईडी, यहाँ पे प्लेलिस्ट हम लोग 1 यूज कर रहे हैं। अगर आपको कमांड को रन कराना है तो आपको अपने कमांड में सेमीकोलन को लगाना जरूरी है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर एक और रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। एक खास चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप अपनी इंसर्ट इनटू कमांड में सारे कॉलम्स के नेम पास कर रहे होते हैं, अगर उस केस में आप किसी कॉलम के नेम को नहीं लिखते हैं, मान लीजिए मैंने जब सेकेंड टाइम इस कमांड को लिखा तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम को नहीं लिखा था इस तरीके से, ठीक है। उस केस में आप अपने डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम की वैल्यू को भी स्किप कर सकते हैं। सो यू कैन सी मैंने विदाउट डिस्क्रिप्शन इस रिकॉर्ड को फिल करा। जब मैं इसको रन करा रहा हूं, सॉरी मुझसे गलती यहां पर हो गई थी छोटी सी, कि मैंने इन दोनों ही कॉलम्स में सेम प्राइमरी की पास कर दी, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस तरीके से इसको रन कराएंगे और आप अपने टेबल में डेटा को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस केस में जो हमारा डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पे नल चला गया। ठीक है, तो जब भी आप कॉलम्स के नेम पास कर रहे होते हैं अपनी इंसर्ट कमांड में, वहां पर आप किसी भी कॉलम को स्किप कर देते हैं तो उस कॉलम की वैल्यू नल सेट हो जाती है। उस केस में आपको वैल्यूज के साथ पे उस कॉलम की वैल्यू को मेंशन नहीं करना है। ठीक है, पहली खास चीज। दूसरी खास बात, अगर आपको सारे कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करानी थी, मान लीजिए आपको चारों के चारों कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करानी है ना, तो उस केस में बार बार इन कॉलम्स के नाम को लिखना जरूरी नहीं है। तुम इन कॉलम्स के नाम को स्किप कर सकते हो, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो इंसर्ट इनटू वीडियोस वैल्यूज एंड देन तुम यहां पर वैल्यूज पास करा सकते हो। बस जब तुम सारे कॉलम्स के नेम नहीं पास कर रहे हो ना, उस टाइम पे तुम किसी भी अपने कॉलम को स्किप नहीं कर सकते, उस बात को याद रखना। देख रहे हो ये इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, तो देखो ये भी इजीली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जब तुम चारों कॉलम्स इंसर्ट कर रहे हो। अब मान लो तुमको एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने थे, तुमको मल्टीपल रोज का डेटा एक साथ इंसर्ट कराना था, तो तुमको वहां पे बार बार इंसर्ट क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सिंपली एक ही इंसर्ट क्वेरी में कॉमा लगा के भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया ये पाइथन लूप्स, फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने फिर से ब्रैकेट देखो ओपन करा, मैंने फिर से इसको नाम दे दिया 6 लेट से, मैंने इसको नाम दे दिया पाइथन फाइल हैंडलिंग लेट से। ये इसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और मैंने इसको प्लेलिस्ट दे दी 1। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एक साथ 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपनी टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवाया। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा इंसर्ट कमांड को। मैंने आपको इस इंसर्ट कमांड को यूज करने के 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहली कैटेगरी में हम लोगों ने सारे कॉलम्स पास करे थे। मैं आपको सारी कैटेगरीज एक बार शो करा देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने चारों कॉलम्स पास करे थे। यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉलम को स्किप करा था तो उसकी जगह पर नल आके स्टोर हो गया था। फिर हम लोगों ने सारे कॉलम्स के नेम नहीं पास करे, डायरेक्टली सारी कॉलम्स की वैल्यूज पास करी, तो इस तरीके से भी काम कर गया। फिर हम लोगों ने एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराए, जो कि काम करता है। तो आप इन 4 तरीकों से अपनी इंसर्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। इंसर्ट कमांड के बाद जो हमारे पास अगली कमांड आती है दैट इज अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का भाई यूज क्या है? मान लो तुम्हें अपने इन कॉलम्स में जो वैल्यूज तुमने स्टोर कराई हैं इन रोज में, तुम्हें इनमें से किसी भी रो की कोई स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करनी थी। जैसे कि आप देखिए हम लोगों ने जब सेकंड वाली रो को फिल करा था तो मैंने यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं फिल करा था। मान लो मुझे इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज करूंगा? इस डिस्क्रिप्शन को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपडेट कमांड को। तो अपडेट कमांड का पहले चलिए हम लोग सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। अपडेट कमांड के केस में आपको सिंपली लिखना है अपडेट कीवर्ड, टेबल नेम, देन आपको यहाँ पर यूज करना है सेट कीवर्ड, फिर आप यहाँ पे पास करेंगे कॉलम का नाम और उसकी नई वैल्यू, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंडीशन पास करनी पड़ेगी। अगर आप कंडीशन नहीं पास करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं दिखाऊंगा कैसे होता है नुकसान।
उस नुकसान को झेल के। देखिए मैंने यहां पर लिखा अपडेट, अपडेट के बाद मैंने यहां पर लिखा टेबल का नाम, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया अपडेट वीडियोस सेट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू, यहां पर डिस्क्रिप्शन पास करा अपडेट वीडियोस सेट डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे पास कर दिया पाइथन एडवांस टूल्स, कुछ भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं। और फिर मैंने यहाँ पे वेयर के बाद में कंडीशन पास करी कि मुझे अपने कौन से रिकॉर्ड की इन वैल्यूज को चेंज करना है। तो मैंने बोला वहां पर चेंज करो जहां पर वीडियो की आईडी है 2। अगर मैं यहाँ पे वीडियो आईडी नहीं पास करूंगा ना, तो जानते हो क्या होगा, इस पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यूज चेंज होके हो जाएंगी पाइथन एडवांस टूल्स। देखो जब मैंने इसको रन कराया तो तुम देख लो क्या हुआ। मैंने जहां पर वीडियो आईडी 1 पास करा था वहां पर देखो इस वैल्यू में अपडेट्स आ गए, ये वैल्यू चेंज हो गई, राइट। तो याद रखना इस वेयर के साथ में तुम कौन सी आईडी पास कर रहे हो ये बहुत जरूरी है। अगर तुम गलत आईडी पास करोगे तो गलत कॉलम में या गलत रो में अपडेट्स हो जाएंगे। अगर तुम सही आईडी पास करते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लो आपके सही आईडी पास करी तो मेरी सही वाली कॉलम में चेंजेस होंगे। देखो जरा गौर से। एंड इन केस अगर तुम इस वेयर को यहाँ पे पास ही नहीं करते हो ना, तो उस केस में क्या होगा, पूरी टेबल में इस कॉलम की सारी वैल्यूज मॉडिफाई हो जाएंगी। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि ये डिटरमाइन करती है कि चेंज कहां पर करना है स्पेसिफिकली। तो तुमको इस वेयर को बहुत ही ध्यान से मेंशन करना है। अगर तुम वेयर को स्किप कर दोगे तो पूरे कॉलम की सारी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी आपकी पूरी टेबल में। ये थी हमारी डीएमएल कमांड्स। लास्ट हमारी डीएमएल कमांड आती है डिलीट कमांड। मान लो तुमको उसमें से किसी भी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो तुम कैसे डिलीट करोगे उसको, तुम सिंपली लिखोगे डिलीट, फिर तुम पास करोगे टेबल का नाम फ्रॉम लिख करके, तो तुमने लिखा डिलीट फ्रॉम वीडियोस वेयर, और फिर तुम पास करोगे अपनी प्राइमरी की का रेफरेंस। मैंने बोल दिया वो डिलीट कर दो, यहाँ पे प्राइमरी की है 6। तो देखो यहाँ पर एक कमांड रन हो गई और एक रो यहाँ से डिलीट हो गई। बट क्या होगा अगर तुम गलती से यहाँ पे वेयर ना पास करो। अगर तुम यहाँ पे गलती से वेयर ना पास करके सिंपली लिखते हो डिलीट फ्रॉम वीडियोस, तो ये तुम्हारी टेबल ही ट्रंकेट कर देगा भाई, टेबल खाली हो गई। देखो दोस्त, ठीक है। तो इसको बहुत सोच समझ के और ध्यान से हम लोगों को चलाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ड्रॉप और डिलीट कमांड्स को कम से कम यूज करते हैं, तो इस चीज को आपको कम से कम ही यूज करना है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में, जहां पर हमारे पास आती हैं डीसीएल कमांड्स। डीसीएल कमांड्स को हम लोग प्रैक्टिकली नहीं डिस्कस करने वाले हैं। डीसीएल कमांड्स जनरली क्या करती हैं, ये कमांड्स किसी भी यूजर को आपकी टेबल या फिर डेटाबेस की अथॉरिटीज प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करती हैं। ये कमांड्स ये डिसाइड करने में आपकी हेल्प करती हैं कि कौन सा यूजर कौन कौन सी कमांड्स को आपकी टेबल में इंप्लीमेंट कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेरीज आती हैं, ग्रांट एंड रिवोक क्वेरी। ग्रांट क्वेरी के थ्रू तुम किसी भी यूजर को कुछ परमिशंस ग्रांट कर सकते हो, एंड रिवोक क्वेरी के थ्रू तुम किसी भी यूजर की कुछ परमिशंस को वापस से रिवोक कर सकते हो जो तुमने उसको पहले ग्रांट करी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर कमांड आती है टीसीएल कमांड्स, यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने भी देखा था, हम लोगों ने डीएमएल में क्या करा था, इंसर्ट करा था, डिलीट करा था, अपडेट करा था। मान लो जब भी तुमने इस डेटा को इंसर्ट डिलीट या अपडेट करा, तो इस डेटा को इंसर्ट डिलीट या अपडेट करने के बाद तुम्हें अगर डेटा को रिवर्ट करना पड़ जाए तो तुम क्या करोगे। तो डेटा को रिवर्ट वगैरह कराने के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं रोल बैक का। सेव पॉइंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग सेव पॉइंट। और अगर तुम्हें किसी चेंज को परमानेंट करना है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कमिट कमांड का। तो इनको भी हम लोग डिस्कस अभी नहीं करने वाले हैं डिटेल में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी एडवांस क्लास में। एंड एट लास्ट हमारे पास आती है हमारी सबसे प्यारी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पूरे डेटाबेस में। अभी तक का हम लोगों ने जो डीएमएल और डीडीएल के थ्रू स्ट्रक्चर्स बनाए थे
उन स्ट्रक्चर्स से डेटा को फेच करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज का। आप लोग बहुत देर से देख रहे होगे कि मैं वहां पर लिख रहा था सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और फिर मैं पास कर रहा था टेबल का नाम। तो ये थी हमारी DQL, दिस वाज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारी DQL कमांड थी। इस DQL कमांड के थ्रू हम लोग अपनी डेटा को देख सकते हैं, हम लोग अपने टेबल के अंदर लिखे हुए वैल्यूज को देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। हमारी सिलेक्ट क्वेरी का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट कीवर्ड, उसके बाद हम लोग पास करते हैं कॉलम्स। कॉलम्स की जगह पे हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशंस पास कर सकते हैं, एस्ट्रिक्स पास कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एस्ट्रिक्स पास कर रहे हैं तो एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलम्स दिखा दो। अगर तुम किसी स्पेसिफिक कॉलम का नाम पास करोगे तो ये तुमको सिर्फ वही स्पेसिफिक कॉलम दिखाएगा। फिर आप लिखते हैं फ्रॉम कीवर्ड के बाद टेबल का नाम, कि कौन सी टेबल के कीवर्ड्स आप कॉलम्स आपको यहाँ पे फेच कराने हैं। एंड एट लास्ट यहाँ पर आप पास करते हैं कंडीशन, किस कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पर आपको कॉलम्स को फिल्टर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ में हम लोगों ने अपनी सारी SQL की कमांड टाइप्स को डिस्कस करा, और हम लोगों ने डेटाबेस का एक छोटा सा ओवरव्यू अभी यहां तक का समझा है। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं SQL के ऑपरेटर्स को, और फिर हम लोग कुछ फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब हम लोग समझेंगे SQL ऑपरेटर्स के बारे में। अब ये SQL ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसको हम लोग कहां पर यूज करने वाले हैं, मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूं एक बार अपनी SQL की क्वेरीज में चल करके। तो मैं आपको एक यहाँ पर नया डेटाबेस ओपन करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक डेटाबेस है क्लासिक मॉडल्स नाम का। अगर मैं अपने डेटाबेसेस की लिस्ट आपको दिखाऊं तो इसमें आपको ये वाला डेटाबेस दिख रहा होगा क्लासिक मॉडल्स नाम का। ये MySQL का एक डमी डेटाबेस है जो आपको इजीली MySQL की वेबसाइट से मिल जाता है। आप इसको वहां से डाउनलोड करके गूगल के थ्रू इजीली अपने सिस्टम पे सेटअप कर सकते हैं और बाद में इसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज करने वाला हूं और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी SQL की सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में, और इन ऑपरेटर्स के साथ हम लोग अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख रहा हूं मैं यूज क्लासिक मॉडल्स, ये मेरा हो गया एक्टिव। एंड मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा सारी टेबल्स। तो मैंने यहां पर लिखा शो टेबल्स। बहुत सारी टेबल्स हमारे सामने आ गई हैं, और इसमें हमारे पास एक छोटी सी टेबल मैं देखने जा रहा हूं, पेमेंट्स वाली टेबल। तो मैंने यहां पर लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेमेंट्स। ठीक है, तो तुम देख सकते हो एक बड़ी टेबल है जिसमें करीबन हमारे पास 273 रिकॉर्ड्स हैं। अब मान लो मैं तुमसे यहां पर एक कंडीशन दे दूं तुमको, मैं तुमको बोल दूं कि तुम्हें इस टेबल में वो रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं। मैं तुमसे बोलूं फाइंड रिकॉर्ड्स वेयर कस्टमर नंबर इज मोर देन 200। आपको वो रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं जहां पर कस्टमर नंबर जो है वो मोर देन हो फ्री लाइक 200। तो उस केस में इस कंडीशन को लिखते टाइम तुम यहां पर बीच में एक सिंबल यूज कर रहे हो, एंड दिस इज एन ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बताने वाला ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलेंगे एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, मान लो मैंने तुमको यहाँ पर दो कंडीशंस दे दी थी। मैंने बोला था कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जहां पर जो हमारा कस्टमर नंबर है वो 200 से लेकर के 300 के बीच का हो। तो उस कंडीशन में जब तुम क्वेरी लिखोगे तो तुम क्वेरी में ऐसे लिखोगे, तुम लिखोगे वेयर कस्टमर नंबर must be more than 200 and customer number less than 300। इस केस में तुम यहां पर इस एंड कीवर्ड का यूज करोगे, और ये एंड भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इसी तरीके से हमारे पास हम लोग अपनी SQL क्वेरी में बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं अलग अलग जगहों पर। कभी कभी हम लोग अपने ऑपरेटर्स का यूज करते हैं वेयर क्लॉज के बाद कंडीशंस लिखते टाइम, और कभी कभी हम लोग अपने ऑपरेटर्स का यूज करते हैं कॉलम में किसी वैल्यू को मॉडिफाई करते टाइम। मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें किसी कॉलम में तुम्हें अमाउंट का 10% प्रिंट कराना है, तो तुम अमाउंट का 10% कैसे प्रिंट कराओगे? उसके लिए तुम यहाँ पर एक मैथमेटिकल कमांड लिख सकते हो। तो मैं तुम्हें सारी क्वेरीज लिख करके दिखाता हूं। मान लो मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पर कस्टमर नंबर जो है वो बड़ा है 200 से। तो मैंने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेमेंट्स वेयर
कस्टमर नंबर इज मोर देन 200। आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जब भी एसक्यूएल में आप कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपको टेबल नेम के बाद में ये वेयर लिखना पड़ता है। ये जो वेयर है ये हमारी एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टेटमेंट का एक क्लॉज है। ये क्लॉज हमेशा कंडीशंस को कैरी करने का काम करता है और ये सबसे पहला क्लॉज होता है हमारी क्वेरी में। ठीक है, ये हमारी क्वेरी में सबसे पहला क्लॉज होता है। इसके बाद हम लोग और दूसरे क्लॉजेस का भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ और क्लॉजेस भी हैं। हमारे पास एक हैविंग है, एक ऑर्डर बाय है, एक ग्रुप बाय है। उन सब का यूज हम लोग वेयर के बाद ही करेंगे अगर हम लोग को कहीं पर करना पड़ा तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी, रन कराया और तुम देख सकते हो मुझे यहाँ पर सिर्फ 170 रिकॉर्ड्स मिले टोटल 273 में से, जो इस कंडीशन को मीट कर रहे थे। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन साथ में ऐड कर दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं एंड कस्टमर नंबर शुड बी लेस देन 250, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर 31 रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहा है। और मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि ऐसा करो यार, मुझे सारे कस्टमर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कस्टमर्स का क्या चाहिए, मुझे इनका चाहिए कस्टमर नंबर और मुझे इनकी चाहिए अमाउंट। तो मैंने इस तरीके से देखो लिख दिया एक छोटी सी क्वेरी। अब मुझे जो देखो डेटा मिला वो प्रॉपर्ली फिल्टर्ड डेटा मिला। मुझे कस्टमर नंबर 200 से लेकर के 250 के बीच का सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नंबर और अमाउंट मिला है। मान लो तुम मुझसे यहाँ पर कह रहे हो कि सर हम लोगों को ना अमाउंट में भी कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, मुझे यहाँ पे अमाउंट का 10% प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इस काम को, देखते हैं जरा। अगर आपको किसी भी कॉलम पे कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आप डायरेक्टली उस कॉलम पे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। और जैसे ही मैंने यहाँ पर ये काम करा, तुम देख सकते हो यहाँ पर एक नया कॉलम अपने आप ऐड हो गया जिसमें तुम्हारे इन सारी वैल्यूज का 10% अपने आप लिख करके आ रहा है और तुम्हें इस काम को मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में आएगी, तुम बोलोगे सर मुझे यहाँ पे कॉलम का नाम ये दिख रहा है, मुझे कॉलम का नाम ये नहीं दिखाना है, मुझे यहाँ पे कॉलम का नाम लेट से दिखाना है टैक्स, मुझे यहाँ पे कॉलम का नाम लेट से दिखाना है टैक्स। तो मैं ये काम कैसे करूंगा? अगर तुम्हें अपने इस कॉलम का नाम चेंज करना है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं एलियासिंग का। एलियासिंग के थ्रू हम लोग अपने इस कैलकुलेशन के बाद में एज लिख करके नया नाम पास कर देंगे। मैंने आप लिख दिया टैक्स। अब देखो ये कॉलम टैक्स नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड एलियासिंग के लिए इस एज कीवर्ड का यूज करना जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। अगर तुम डायरेक्टली इसके बाद ये टैक्स कीवर्ड लिख के रन कराओगे तो भी तुम्हें ये कॉलम का नाम चेंज होकर के मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग कुछ ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। हम लोग कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर एस्ट्रिक एंड स्लैश का यूज कर रहे हैं। हम लोग रिलेशनशिप को चेक करने के लिए इस ग्रेटर देन सिंबल का यूज कर रहे हैं, लेस देन सिंबल का यूज कर रहे हैं, और कंडीशंस को मर्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो हम लोग अपने एसक्यूएल की कमांड में अरिथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं अपनी क्वेरी को फॉर्मुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्वेरी किस टाइप की है, आपको उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करने हैं, एंड ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स को ऐड करते चलेंगे। इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे इसी सेम टेबल के ऊपर, जिसके थ्रू आपको मैं ये चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है दैट इज एसक्यूएल के स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास किसी टेबल में कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज अवेलेबल थी और आपको वहां पर उन वैल्यूज को कुछ फंक्शंस के साथ में ऑपरेट करा के प्रिंट कराना था। मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ सीधा सीधा यार, बकवास करने से बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एक टेबल है मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, अगर तुम गौर से देख रहे हो तो मेरे पास इस वाली टेबल में ना ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के दो अलग अलग कॉलम्स हैं। तुमने मुझसे बोला कि सर एक काम करिए, हम लोग आप दो कॉलम दिखाइए, एक का नाम हो एम्प्लॉय नंबर, दूसरे का नाम हो नेम, और नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ लिख करके आ जाए, मतलब आ जाए, अलग अलग नहीं चाहिए देखने के लिए। इट मींस तुमको इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करना है, राइट। उस केस में हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन का। तुम कॉन्कैटिनेट फंक्शन के थ्रू अपने दो कॉलम्स को इजिली मर्ज कर सकते हो। लोअर फंक्शन के थ्रू तुम किसी भी कॉलम की वैल्यूज को लोअर केस में दिखा सकते हो, और अपर के थ्रू तुम किसी भी कॉलम की वैल्यूज को अपर केस में दिखा सकते हो। ट्रिम फंक्शन का यूज करके तुम अपने किसी भी कॉलम में लिखी हुई वैल्यूज के स्टार्टिंग या फिर एंडिंग के एक्स्ट्रा जीरोस को रिमूव कर सकते हो। लेंथ फंक्शन के थ्रू तुम उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है, जो वैल्यू लिखी हुई है, तुम उस पर कितने कैरेक्टर्स हैं उनकी लेंथ काउंट कर सकते हो।
और सब स्ट्रिंग के थ्रू तुम अपने किसी भी स्ट्रिंग के एक सब पार्ट को फेच आउट कर सकते हो, जैसे कि हम लोग सब स्ट्रिंग का यूज करते हैं अपने पाइथन के साथ में। अब मैं आपको ये सारी चीजें एग्जांपल्स के साथ दिखाने वाला हूं। तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि मान लो मुझे इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले कॉलम को कॉन्कैटिनेट करके दिखाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा क्वेरीज के लिए? मैं सिंपली यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट कॉलम का नाम, जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे यहाँ पे पहला कॉलम चाहिए एम्प्लॉय नंबर का, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा कॉन्कैट, और कॉन्कैट के अंदर मैं पास कर दूंगा अपने वो फील्ड्स जिनको मुझे कॉन्कैट कराना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट नेम, फिर मैंने यहाँ पर लिखा लास्ट नेम। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा कॉमा लगा के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये दोनों एक साथ चिपक करके मर्ज होकर के आ जाएंगे, बट इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा। अगर आपको उनके बीच में स्पेस देना है तो यहाँ पर आपको एक बीच में स्पेस को भी कॉन्कैटनेट कराना पड़ेगा। तो देखो मैंने एक स्पेस कॉन्कैट करा दिया सिंगल कोट्स के साथ में, और फिर मैंने बोल दिया फ्रॉम एम्प्लॉइज, एंड यू कैन सी वी हैव गॉट दिस न्यू कॉलम ओवर हियर जहाँ पे हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्कैट हो चुके हैं। अगर तुम चाहो तो तुम इसकी एलियासिंग कर सकते हो ऐसे लिख करके एज नेम, तो देखो इसकी एलियासिंग के साथ में इसका नाम भी बदल गया। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्कैट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब अगर तुमको इन नेम्स का कोई केस स्पेसिफाई करना था, तुमको उनको अपर केस में चाहिए था, तो यहाँ पे अपर का यूज कर लो। और देखो मैंने कॉन्कैट फंक्शन को अपर के अंदर लगा दिया। हम लोग इस तरीके से फंक्शंस की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। हमारा नेम जो है वो अपर केस में आ गया। अगर मैं यहाँ पे अपर की जगह पर लोअर यूज करता तो हमारा नेम जो था वो लोअर केस में आ जाता। मान लो मुझे चेक करना था कि हमारे पर नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे मैं देखो यूज करूंगा लेंथ का। ये मुझे काउंट करके बता देगा कि किसी भी नाम में कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो आप इस तरीके से लेंथ फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है सबसे प्यारा फंक्शन सबस्ट्रिंग फंक्शन। सबस्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या है भाई? मान लो मुझे किसी नाम का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट निकालना था, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सबस्ट्रिंग का। इसके लिए हम लोग दो फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे SUB/STR, या फिर हम लोग अभी पूरा लिख सकते हैं सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग के केस में हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को यहाँ पर अपनी पहली स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, फिर हम लोग को पास करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हम लोग को पास करना पड़ेगा कि उस स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग को कितने कैरेक्टर्स फेच करने हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 3,4। इसने आपको कुछ इस तरीके से नेम रिटर्न करे। ये आपका एक्चुअल नाम था और आपको रिटर्न में मिला ये। इसने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था 3,4। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड कैरेक्टर से लेकर के अगले 4 कैरेक्टर्स रिटर्न करके दे दो। तो इसने क्या करा, थर्ड कैरेक्टर से लेकर के अगले 4 कैरेक्टर्स इस तरीके से रिटर्न करके दे दिए। दिस इज द सबस्ट्रिंग फंक्शन। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे मॉड फंक्शन है, पावर फंक्शन है, राउंड फंक्शन है, साइन फंक्शन है, SQRT और ट्रंकेट फंक्शन है। मॉड फंक्शन के थ्रू हम लोग अपने किसी भी वैल्यू का मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो मैंने यहाँ पर मान लो जैसे सिलेक्ट मॉड, और मैंने अभी पास कर दिया 25,5, तो रिटर्न करेगा 0, क्योंकि 25 को जब तुम 5 से मॉड करते हो तो 0 आता है। अब मॉड यहाँ पर क्या है भाई? मॉड यहाँ पर तुम्हारे पाइथन का परसेंटेज या फिर मॉडुलस डिवीजन ऑपरेशन है। यहाँ पे मॉड रिप्रेजेंट करता है इस वाले ऑपरेशन को। जब आप लिखते हो मॉड के साथ में कोई भी चीज, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 25,2, इट मींस आप कह रहे हो उसको 25 मॉडुलस 2 कैलकुलेट करने के लिए, और ये तुमको उसका रिजल्ट दे देगा निकाल करके अपने आप। तो देखो जरा, ठीक है। तो ये हमारे पास था पहला मैथ फंक्शन मॉड। मॉड के बाद हमारे पास अगला फंक्शन यहाँ पर आता है पावर। तुम पावर फंक्शन के थ्रू इस तरीके से नंबर्स को लिख करके उनकी पावर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पावर 25,2, इट मींस यहाँ पर 25 को मैं स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 25,5 लिखता तो यहाँ पर 25 की 5th पावर कैलकुलेट हो जाती। ठीक है। अगला हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन की मदद से आप अपने किसी भी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को राउंड कर सकते हैं अप टू द गिवन डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ मान लो मेरे पास एक डेसिमल नंबर था और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 का मतलब क्या हुआ, इस नंबर को 5 डेसिमल प्लेसेस तक का राउंड कर दो। उसने क्या करा, 5 डेसिमल प्लेसेस तक का राउंड कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पे नंबर पास नहीं करूं तो ये क्या करेगा, इसको सारे डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव कर देगा। तो राउंड फंक्शन के थ्रू तुम अपने किसी भी नंबर का एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हो अप टू द गिवन नंबर ऑफ प्लेसेस। फिर अगला हमारे पास फंक्शन आता है साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन बताता है कि तुम्हारा नंबर जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, इन केस अगर तुम्हारा कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो तुमको रिटर्न कर रहा है 1, बट अज्यूम करो मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर लिखा होता है, लेट्स से -58, तो ये तुमको रिटर्न कर देगा -1।
तो ये तुमको बताता है कि नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर तुम्हारा नंबर पॉजिटिव होगा तो तुमको रिटर्न करेगा +1, अगर तुम्हारा नंबर नेगेटिव होगा तो तुमको रिटर्न करेगा ये -1। फिर हमारा अगला फंक्शन आता है SQRT। मान लो तुम्हें किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो वहां पर यूज कर सकते हो SQRT फंक्शन का। तुम सिंपली उस नंबर को पास कर दो, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 788666, लेट्स से दिस वन, तो ये उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा। एंड एट लास्ट वी हैव ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट क्या करेगा, नल कर देगा वैल्यू को, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ साधारण से नंबर फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस, जिनमें आपको मैं दो फंक्शंस दिखाने वाला हूं अभी के लिए, जो हमारा है करंट डेट फंक्शन और नाउ फंक्शन। तो अगर मैं यहां पर यूज करता हूं सिलेक्ट CURDAT, तो तुम्हें सिस्टम की करंट डेट दिखा देगा। एंड अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे पास करता हूँ नाउ फंक्शन, तो ये तुम्हें सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम दिखा देगा। करंट डेट क्या करता है, आपको सिर्फ टाइम दिखाता है। एंड नाउ फंक्शन क्या करता है, तुमको एग्जैक्ट डेट एंड टाइम उस इंस्टेंस का दिखाता है जब तुम उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन है, नेक्स्ट वी हैव इज डेट फंक्शन। मान लो तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेट लिखी हुई थी इस तरीके से, मैंने यहाँ पे लिखा था 25/12/2003, मैंने बोला डेट, ठीक है। तो तुमको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये, क्योंकि हम लोग उसको एसक्यूएल के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। एसक्यूएल के फॉर्मेट में हम लोगों में सबसे पहले यहाँ पर होता है ईयर, फिर होता है हमारे पास मंथ एंड देन वी हैव डेट। तुमको ये डेट रिटर्न कर रहा है। ये तुम्हारे एसक्यूएल में डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट है, जहां पर तुम पहले ईयर फिर मंथ एंड देन डे लिखते हो, ठीक है। तो ये डेट का काम क्या होता है, इन जनरल किसी भी स्ट्रिंग टाइप को ये डेट में कन्वर्ट कर देता है। अब मान लो मुझे यहाँ पे इस डेट का मंथ देखना था कि इसका मंथ क्या है, तो अगर यहाँ पे मैं मंथ क्लिक करके इस डेट को रन करा दूंगा तो ये तुमको बता देगा कि यहाँ पे मंथ 12 है। एंड अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा इससे ईयर क्या है, तो ये मुझे बता देगा कि यहाँ पे ईयर है 2003। डिफॉल्ट फॉर्मेट आपका यहाँ पर क्या है, ईयर मंथ एंड डे वाला, जिसमें से आपको ईयर फंक्शन ईयर रिटर्न करके देगा, मंथ फंक्शन मंथ रिटर्न करके देगा, एंड डेट फंक्शन तुमको कंप्लीट डेट बता देगा। चलो हम लोग यहाँ पर एक और चीज ट्राई कर सकते हैं। डे क्या करेगा, देखो जब तुम डे फंक्शन को रन करा रहे हो तो तुमको ये एग्जैक्टली उस दिन डेट क्या थी तुमको ये वो बता देगा। तो जैसे 3 तारीख है तो उसने लिख दिया यहाँ पे 3, तो तुम इस तरीके से डे मंथ एंड ईयर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेट के तीनों पार्ट्स को अलग अलग सेपरेट आउट करने के लिए। तो ये हमारे थे यहाँ पर डेट एंड टाइम फंक्शंस। एंड लास्ट हमारे पास आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस भाई देखो क्या होते हैं, मान लो मेरे पास ये टेबल है पेमेंट्स वाली, जिसपे तुम देख सकते हो करीबन 273 रिकॉर्ड्स हैं। और तुमने मुझसे बोला कि सर एक काम करिए, इस टेबल में जितने भी ये अमाउंट लिखे हुए हैं ना, इन सबका टोटल चाहिए अपने को। तुमने तो बड़े प्यार से बोल दिया, अब मैं कैसे टोटल निकालूंगा इसका। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग एक एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे सम। सम के अंदर हम लोग अपना कॉलम पास कर देंगे जिसका भी हम लोग को टोटल कैलकुलेट करना है। तो मैंने आप लिख दिया अमाउंट फ्रॉम पेमेंट्स। क्या हो गया, सो आई गेस मैंने यहाँ पर कोई सिंटैक्टिकल गड़बड़ करी है। क्या मैंने टेबल का नाम सही लिखा है, वेट अ सेकेंड, ओके मैंने टेबल का नाम गलत लिखा है। ओके मैंने यहाँ पे फॉर्म लिख दिया है, मुझे फ्रॉम लिखना था। तो कभी कभी हम लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, ठीक है, जो बहुत भारी पड़ जाती है हमारे लिए। एंड अगली चीज़ मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखाऊंगा एवीजी फंक्शन। तुम यहाँ पर सारी अपने इन कॉलम्स का एवरेज भी निकाल सकते हो। तुम यहाँ पर चाहो तो मैक्स वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, देखो इस तरीके से। एंड तुम यहाँ पर चाहो तो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग मिन फंक्शन।
देखिए ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन है जहाँ पे हम लोगों ने सम, मैक्स, मिन, एवरेज इन सबको देखा। एंड अगर तुम चाहो तो तुम अपनी इस पूरी टेबल में कितने कॉलम्स हैं उनको भी काउंट कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे लगा दो काउंट और फिर कॉलम का नाम पास कर दो, ठीक है, तो ये बता देगा यहाँ पे टोटल 273 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग अपने एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करके कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है। और तुम इन रिकॉर्ड्स को फिल्टर भी कर सकते हो वेयर के साथ में। अब वेयर के साथ में कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करने के लिए, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग हर एक क्वेरी को प्रैक्टिकली डिस्प्ले पे सॉल्व करके देखेंगे। इसके बाद अगली चीज हमारे पास आती है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय एक बड़ी ही प्यारी चीज है एसक्यूएल में, मैं तुमको दिखाऊंगा ग्रुप बाय क्या होता है। ग्रुप बाय के लिए मैं तुमको यहाँ पर एक टेबल दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉइज। जब मैंने इस टेबल को ओपन करा तो मैं इस टेबल में जरा गौर से देखो, तुमको यहाँ पर ऑफिस कोड्स दिख रहे होंगे जो बार बार रिपीट कर रहे होंगे। मुझसे किसी ने बोला कि सर एक काम करिए, हम लोगों को आप ऑफिस कोड्स दिखाइए एम्प्लॉय टेबल वाली। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट ऑफिस कोड फ्रॉम एम्प्लॉय। सो इस तरीके से लिख करके आ गए। यहाँ पर तो एक बड़ा पंगा है, वैल्यूज रिपीट कर रही है, राइट। अगर आपको वैल्यूज में रिपीटेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय का। आप सिंपली लिख दीजिए यहाँ पे ग्रुप बाय और वो कॉलम मेंशन कर दीजिए जहां पे वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ये क्या करेगा, वैल्यूज के रिपीटिशन को अवॉइड करवा देगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऑफिस कोड मेंशन नहीं करता, मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लिखता और फिर क्वेरी को चलाता, तो देखो ये क्या करेगा, ये ऑफिस कोड्स में जो जो फर्स्ट वैल्यूज थी सिर्फ तुमको वो प्रिंट करके दिखाएगा। तो तुम्हारा एक ग्रुप बाय क्या करता है भाई, ग्रुप बाय का काम है उन वैल्यूज को ग्रुप करा देना जिनमें इस वाले कॉलम में कॉमन वैल्यू होगी। उन रिकॉर्ड्स को ग्रुप करा देगा जिसमें इस कॉलम में कॉमन वैल्यू होगी। तो तुम इसके साथ जो भी कॉलम पास करोगे, अगर उन कॉलम्स में कोई कॉमन वैल्यूज है तो ये उसको ग्रुप करा करके तुम्हें रिटर्न करा देगा। फाइन, दिस इज द यूज ऑफ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के साथ में हम लोग यहाँ पर एक क्लॉज यूज करते हैं हैविंग। मान लो मुझे ग्रुपिंग कराते टाइम किसी कंडीशन को चेक करना था, मुझे कराना था ग्रुप बाय तब जब मेरा ऑफिस कोड जो हो बड़ा हो 2-3 से, लेट से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोर देन 3। तो आप यहाँ पर हैविंग का इस्तेमाल करके अपने ग्रुप बाय में कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं। मान लो मुझे ग्रुपिंग कराते टाइम एक चीज यहाँ पे कंसीडर करने की थी, जो एम्प्लॉय नंबर हो वो 2 से डिविजिबल हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय मॉड 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये इवन के लिए चेक कर लेगा एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। याद रखना इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए हम लोग यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। मैंने गलती करी थी, आप लोग इस गलती को मत करिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आपको रिकॉर्ड्स फिल्टर करके दे देता है। तो ग्रुप बाय में अगर आपको कोई कंडीशन चेक करनी है वहां पर आप यूज करेंगे हैविंग का। एंड अगर आपको ग्रुप बाय में नॉर्मल ग्रुपिंग करनी है तो आप यहाँ पे हैविंग का यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लिख देंगे ग्रुप बाय एंड कॉलम का नेम, तो ये उस कॉलम के बेसिस पे आपके वैल्यूज को ग्रुप करा देगा। अगली चीज हमारे पास यहाँ पर आती है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का यूज क्या है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे जब मैंने इस कॉलम को प्रिंट करा तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों के रैंडम सीक्वेंसेस में वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। मान लो मैं चाहता था कि मेरी सारी की सारी जो वैल्यूज हो वो लास्ट नेम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय लास्ट नेम। जब मैंने ऐसे लिख के एंटर करा तो ये क्या करेगा, लास्ट नेम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज कर देगा। बट अगर मैं लास्ट नेम के बेसिस पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराना चाहता हूं तो मुझे सिंपली लिखना है यहाँ पे DESC। तो ये क्या करेगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक है। तो आप ऑर्डर बाय के थ्रू अपने कॉलम की वैल्यूज को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय। लास्ट हमारे पास आता है एसक्यूएल ज्वाइन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो एसक्यूएल ज्वाइन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसको दिखाने के लिए मैं तुमको यहाँ पर एक और टेबल दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ऑफिस। अगर तुम गौर से देखो तो हमारे पास एक ऑफिस की अलग से टेबल है जहां पर हमारे पास ऑफिस कोड्स हैं, और ये हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल थी जहां पे हमारे पास ऑफिस कोड्स थे। इट मींस ये दोनों टेबल्स आपस में लिंक्ड हैं इस ऑफिस कोड वाले कॉलम के थ्रू। अब मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हें किसी एम्प्लॉय का डेटा मिल जाए, किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा मिल जाए कंप्लीट, यानी तुम्हें एम्प्लॉय की डिटेल्स भी मिल जाए और तुमको ऑफिस की डिटेल्स भी मिल जाए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास तो दो अलग अलग टेबल्स हैं। तुम इन दोनों टेबल्स को मर्ज कैसे करोगे। अगर तुम्हें दो टेबल्स को किसी कॉमन कॉलम के बेसिस पे मर्ज कराना है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं जॉइंस का। जॉइंस के थ्रू हम लोग अपने दो टेबल्स को एक कॉमन कॉलम के अगेंस्ट
मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक टेबल ए थी जिसमें मेरे पास ये 3 कॉलम्स थे, ए बी और सी, ये टेबल A1 थी। ठीक है, और इसमें वैल्यूज थी 1 2 और यहाँ पे कुछ था। फिर मेरे पास ये एक दूसरी टेबल थी जिसका नाम था B1, इसमें मेरे पास 2 कॉलम्स थे, सी और डी, यहाँ पे था EF और यहाँ पे था 97 99। तुम अगर गौर से देखो तो यहाँ पर ये कॉमन रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल टेबल बनाना चाहूँ जिसमें इसके भी रिकॉर्ड्स हों और इसके भी रिकॉर्ड्स हों, वो रिकॉर्ड्स जिनमें ये वाला कॉलम कॉमन हो, तो इस काम को करने के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ SQL के ज्वाइन का। ठीक है, SQL ज्वाइन कराते टाइम हमारे पास कोई एक ऐसा कॉलम होना कंपलसरी है दोनों टेबल्स में जिनमें कॉमन वैल्यूज अवेलेबल हो। हमारे पास 2 टाइप के SQL ज्वाइन है जिनको हम लोग अभी बिगिनर लेवल पे समझने वाले हैं। हम लोग अभी बिगिनर लेवल पे समझेंगे नेचुरल ज्वाइन को एंड इक्वी ज्वाइन को। इक्वी ज्वाइन के केस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वी ज्वाइन के केस में हम लोग अपनी टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते टाइम हम लोग कंडीशन चेक कराते हैं कि जो हमारे कॉमन कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। हम लोग यहाँ पर इक्वी ज्वाइन निकालते टाइम में कंडीशन चेक कराते हैं कि जो हमारे कॉमन कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। व्हेयरएज नेचुरल ज्वाइन के केस में आपको यहाँ पर कोई भी कंडीशन चेक कराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे अपने टेबल्स के साथ में एंड ये क्या करेगा, कॉमन कॉलम की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दोनों कॉलम्स को अपने आप, दोनों टेबल्स को अपने आप मर्ज कर देगा। तो चलिए मैं आपको दोनों ज्वाइंस दिखाता हूं कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं नेचुरल ज्वाइन को। तो क्या करेंगे हम लोग, अच्छा देखो, अगर मैं नेचुरल ज्वाइन नहीं करता और मैं सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता तो क्या होता। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग सिंपली लिखेंगे टेबल का नेम, पहली टेबल, कॉमा दूसरी टेबल। तो तुम देख सकते हो इसने क्या करा, दोनों टेबल्स को उठाया और मल्टीप्लाई कर दिया, मर्ज कर दिया भाई। जब इसने दोनों टेबल्स को उठा के मल्टीप्लाई करा तो हमारी एक टेबल में 23 रिकॉर्ड्स थे, दूसरी टेबल में 7 रिकॉर्ड्स थे। इसने क्या करा, दोनों को उठा के कर दिया मल्टीप्लाई। तो इट मींस तुमको यहाँ पर 23 मल्टीप्लाइड बाय 7 रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि 161 आता है दोस्त। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बड़ी खतरनाक चीज हो गई हमारे लिए। बट अगर मैं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करता, मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को करते टाइम अपनी इन दोनों टेबल्स को नाम दे देता। पहले तो मैं बोलता एम्प्लॉइज को ई नाम दे दो, ऑफिसेस को ओ नाम दे दो, और फिर मैं इससे बोलता यार एक काम करो, ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करो कि अगर ई वाला ऑफिस कोड जहां पर ई वाला ऑफिस कोड ओ वाले ऑफिस कोड के बराबर हो। मैंने यहां पर एक कंडीशन मेंशन कर दी अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में, राइट। तो जैसे ही मैंने अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशन मेंशन करी, ये हमारे लिए एक जॉइन स्टेटमेंट हो गई, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इक्वी जॉइन। इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं फिलहाल के लिए इक्वी जॉइन, जहां पर हम लोग अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइम पे एक कंडीशन को चेक करा रहे हैं इक्वालिटी के लिए। इस केस में क्या होगा, आप अगर गौर से नोटिस करें तो आपको टोटल 23 रिकॉर्ड्स ही देखने को मिलेंगे जो हमारे एक्चुअल एम्प्लॉइज वाली टेबल में थे। अगर आप और गौर से देखें तो आपको इस वाले आउटपुट में सारे कॉलम्स मिल जाएंगे, यानी एम्प्लॉय की डिटेल्स भी होंगी और उसके ऑफिस की डिटेल्स भी होंगी। बट एक खराब चीज यहां पर क्या है, वो जो कॉमन कॉलम था ऑफिस कोड वाला, वो यहां पर 2 बार रिपीट हो रहा है। यहां पर हमारा जो कॉमन कॉलम था ऑफिस कोड वाला भाई, वो 2 बार रिपीट हो रहा है। इन केस अगर तुम इस तरीके से काम नहीं करना चाहते हो, जहां पर तुम्हें मैनुअली कंडीशंस को चेक कराना पड़े और तुम्हारा कॉलम भी 2 बार रिपीट हो, तो तुम वहां पर यूज करोगे नेचुरल जॉइन को। नेचुरल जॉइन कैसे काम करता है मैं दिखाता हूं तुमको। हम लोगों को सिंपली लिखना है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम पहली टेबल का नाम, तो मैंने यहां पर लिखा एम्प्लॉई, फिर मैंने यहां पर लिखा नेचुरल जॉइन, ये कीवर्ड हम लोग मेंशन करेंगे, और फिर हम लोग अपनी दूसरी टेबल का नाम लिख देंगे। जब मैं इसको अब मर्ज कराऊंगा तो देखो एक्जैक्टली 20 रिकॉर्ड जैसे पिछली बार मिले थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर मिले। बट यहाँ पर एक खास चीज क्या हो गई है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है दैट इज ऑफिस कोड। नेचुरल जॉइन क्या करता है, तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है, जो तुम्हारा आउटपुट आएगा, उस आउटपुट में जो सबसे पहला कॉलम होगा वो तुम्हारा दोनों टेबल का कॉमन कॉलम होगा, और वो कॉमन कॉलम तुम्हारी टेबल में दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेचुरल जॉइन के बारे में। नेचुरल जॉइन क्या करता है, रिपीटेड कॉलम्स को रिमूव कर देता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या करता है भाई, ये अपने आप इक्वालिटी कंपेयर कराता है
बस कंडीशन यहाँ पर ही होनी चाहिए कि दोनों टेबल्स में एक कॉलम का नाम एक्जैक्टली सेम होना चाहिए विद द कॉमन वैल्यूज। अगर वैल्यूज कॉमन नहीं होंगी तो यहाँ पर नेचुरल जॉइन अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये हम लोगों ने दो बेसिक जॉइन ऑपरेशंस पढ़े। इसी के साथ में हम लोग अपनी इस वीडियो में ना जितना भी बेसिक था एसक्यूएल का उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन पढ़ाई यहाँ से शुरू हो जाती है दोस्त, कि जितने भी लोग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी भी ग्रेड में कंप्यूटर्स ऑप्ट करा हुआ है, अगर तुम्हारे सिलेबस में माई एसक्यूएल या फिर डेटाबेसेस हैं तो ये सेशन तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और इससे जुड़ी हुई आने वाली वीडियोस तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो अगर ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने डाउट्स छोड़ना मत भूलना, क्योंकि मैं उनको कवर करते हुए नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसका। और इसके बाद हम लोग इसी सेम सेशन का एक एडवांस वीडियो भी लेकर के आएंगे। उस एडवांस वीडियो को हम लोग कवर करेंगे अप्रैल के मंथ में, जहां पे हम लोग एसक्यूएल के कुछ और फीचर्स को भी इसी में ऐड करेंगे। So thank you so much guys and have a nice day or whatever time you have right now.